नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। देखिए मित्रों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि अपने 8th क्लास की जो हिस्ट्री है उसको कंप्लीट हिस्ट्री को अपने एक वीडियो के अंदर समाहित करने का प्रयास किया है, पूरी हिस्ट्री को। क्योंकि इनके जो इतिहास के जो क्वेश्चन बन रहे हैं अपने, उन क्वेश्चनों को एकदम सारांश निचोड़ निकाल कर मैंने पेश किया आपके सामने। और रीट की दृष्टि से, सेकेंड ग्रेड की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाले हैं। जो 8th क्लास की हिस्ट्री को मैंने पहले ही बताया था, इसके जो सारे के सारे टॉपिक है वो अपने सिलेबस से हूबहू रिलेटेड है, तो अपने लिए तो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है ना, चलिए शुरू करते हैं अपनी प्रश्नोत्तरी को। मुगल सम्राट औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? मुगल सम्राट औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? तो मित्रों, मुगल सम्राट औरंगजेब की मृत्यु हुई थी 1707 के अंदर। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 1707 के अंदर मुगल सम्राट औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए उन पर विचार करें। औरंगजेब की हिंदू, सिख, शिया, मुसलमानों आदि के प्रति अनुदार की नीति थी। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात शासक अयोग्य साबित हुए। उपरोक्त कथनों में से उन कथनों का चयन करें जो असत्य नहीं, अर्थात जो सत्य कथन है उनका चयन करना है। तो मित्रों, इनका सत्य कथन हो जाएगा औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात उसके शासक अयोग्य साबित हुए, ये सही हो जाएगा। एक क्यों नहीं सही होगा? क्योंकि उन्होंने जो सिख है, शिया, मुसलमानों के प्रति उदार की नीति अपनाई थी, अनुदार की नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को सावधानी पूर्वक पढ़ते हुए सही कथन का चयन करें। निम्नलिखित कथनों को सावधानी पूर्वक पढ़ते हुए सही कथन का चयन करना है। औरंगजेब को दस्तक प्रणाली की सुविधा मुगल बादशाह फर्रुखसियर के द्वारा दी गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों ने अनुचित ढंग से इनका उपयोग शुरू किया और मुगल साम्राज्य को पतन की ओर धकेल दिया। उपरोक्त कथनों में से सत्य कथन का चयन करना है। तो मित्रों, इसके दोनों ही कथन क्या है, सही है। मुगल बादशाह फर्रुखसियर के द्वारा जो है दस्तक प्रणाली की सुविधा है जो अंग्रेजों को दी गई थी और इनसे ये अंग्रेजों ने अनुचित इसका प्रयोग कर दिया था। तो इनका सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, इसका राइट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मराठा साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? मराठा साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बाजीराव प्रथम शिवाजी के द्वारा, बालाजी बाजीराव के द्वारा, या फिर नाना साहब के द्वारा? तो मित्रों, मराठा साम्राज्य की स्थापना की गई थी शिवाजी के द्वारा। किसके द्वारा? शिवाजी के द्वारा। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है अपना? अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब की नीतियों के विरुद्ध जाटों में किस जाट नेता के द्वारा औरंगजेब के खिलाफ सर्वप्रथम विरोध शुरू किया गया? तो मित्रों, इसका सही आंसर हो जाएगा, किस जाट नेता ने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह शुरू किया था? तो वो थे गोकुल। औरंगजेब के विरुद्ध जो विद्रोह करने वाले जो वो थे भरतपुर के शासक गोकुल जाट। ठीक है, ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। देखिए मित्रों, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको शुरुआत से लगाकर अंत तक देखने का प्रयास कीजिए, जिससे आपको कई सारा बेनिफिट होगा, बहुत सारा। क्योंकि इनमें जो मैंने 300 से प्लस जो क्वेश्चन है, 300 से अधिक जो तथ्य हैं, इनको समाहित करने का प्रयास किया है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है, यशवंत राव होलकर जो कि मराठा सरदार था, उसे अंग्रेजों के विरुद्ध भरतपुर के किस शासक ने सहायता प्रदान की थी? यशवंत राय होलकर जो कि मराठाओं का सरदार था, तो अंग्रेजों के विरुद्ध भरतपुर के किस शासक ने इनको सहायता प्रदान की थी? तो जवाहर सिंह, रणजीत सिंह, सूरजमल, बदन सिंह। तो इनको जो सहायता प्रदान की थी वो थे रणजीत सिंह। कौन थे? रणजीत सिंह। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। तो मित्रों, अगला क्वेश्चन है, मुगल सत्ता से स्वतंत्र होकर 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध मुगलों के किस मनसबदार ने दक्षिण के सब मुगल सूबों को मिलाकर हैदराबाद नाम से स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी? 18वीं शताब्दी की बात है। मुगलों के किस मनसबदार ने जो सब सूबों को मिलाकर एक हैदराबाद राज्य की स्थापना कर दी थी? तो मुगल सम्राट, उसका नाम क्या था मित्रों? शुजाउद्दौला, शहादत खां, सिंह किलिश खां, या फिर हैदर अली?
तो मित्रों उनका नाम था सेन क्लिस्का, सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन रहेगा अपना, निम्नलिखित में सही तथ्यों का मिलान कीजिए। सही तथ्य है उनका मिलान करना है। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा जो है, देखिए अवध का शहादत खां था, बंगाल का मुर्शीद खां था, मैसूर का हैदर अली, हैदराबाद का सेन क्लिस्का। ए बी सी डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चनों को ज़्यादा से ज़्यादा हल करने का प्रयास कीजिए। अगला क्वेश्चन है, उरडा नामक स्थान राजस्थान के किस जिले में है? उरडा नामक स्थान, जहाँ पर जो राजस्थान के राजाओं का जो सम्मेलन किया गया था उरडा नामक स्थान पर, वो राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? कोटा, बूंदी, राजसमंद या फिर भीलवाड़ा? तो मित्रों उरडा नामक स्थान है वो भीलवाड़ा में स्थित है। अगला क्वेश्चन रहेगा, तुंगा के युद्ध में जयपुर के किस शासक ने मराठाओं को पराजित किया था? देखिए तुंगा का युद्ध जो कि मराठाओं के विरुद्ध जो अंतिम युद्ध था, तुंगा का युद्ध, उसमें जयपुर के किस शासक ने मराठाओं को पराजित किया था? स्वाई जय सिंह, स्वाई प्रताप सिंह, विजय सिंह या फिर ईश्वर सिंह? तो मित्रों तुंगा का युद्ध है जो हुआ था स्वाई प्रताप सिंह और मराठाओं के मध्य, तो मराठाओं को पराजित निश्चित तौर पर इन्होंने किया होगा, तो बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बूंदी के उत्तराधिकारी में हस्तक्षेप के बाद मराठाओं का राजस्थान में प्रवेश होता है, यह हस्तक्षेप करने वाला राजस्थान का कौन सा शासक था? देखिए बूंदी के उत्तराधिकारी युद्ध में जो हस्तक्षेप किया था, उसके बाद में जो मराठाओं का राजस्थान में प्रवेश होता है, उन शासक का नाम बताना है। जोधपुर के महाराजा अजीत सिंह, जयपुर के मिर्जा राजा जय सिंह, स्वाई ईश्वरी सिंह, स्वाई जय सिंह? इसका सही आंसर हो जाएगा स्वाई जय सिंह के द्वारा जो है बूंदी के उत्तराधिकारी युद्ध में हस्तक्षेप किया गया था। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। उरडा सम्मेलन कब होता है? देखिए उरडा सम्मेलन कब हुआ, जो कि भीलवाड़ा में स्थान है। अभी पहले अपने क्वेश्चन पढ़ा था, तो उरडा सम्मेलन कब होता है? 17 जून 1737, 17 जुलाई 1737 या 17 अगस्त 1737 या फिर 17 नवंबर 1737? तो मित्रों इसको याद रखना, 17/7/1737, 17/7 17 दूनी 130। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 17 जुलाई 1737, बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देवारी समझौता जो कि 1708 में होता है, राजपूताना के किस शासक के मध्य हुआ? जयपुर के स्वाई जय सिंह, जोधपुर के अजीत सिंह और मेवाड़ के किस शासक के मध्य हुआ? देखिए किन तीन शासकों के मध्य हुआ था? जयपुर के तो स्वाई जय सिंह थे, जोधपुर के अजीत सिंह थे और मेवाड़ के कौन से राजा के साथ में हुआ था? महाराणा अमर सिंह, करण सिंह, अमर सिंह द्वितीय या फिर भीम सिंह के साथ? तो मित्रों उस समय जो है जो मेवाड़ के शासक कौन थे? अमर सिंह द्वितीय, अमर सिंह द्वितीय, सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गंधर्व बाईसी राजपूताना के किस शासक के दरबार में थे? गंधर्व बाईसी, जैसा कि आपको पता है कि ये क्वेश्चन पिछली बार रीड में पूछा गया था, गंधर्व बाईसी राजपूताना के किस शासक के दरबार में थे? स्वाई जय सिंह, ईश्वरी सिंह, प्रताप सिंह, मान सिंह? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, प्रताप सिंह के दरबार में थे। अगला क्वेश्चन रहेगा, राधा गोविंद संगीत सार ग्रंथ की रचना किस शासक के समय हुई? देखिए राधा गोविंद संगीत सार ग्रंथ की रचना किस शासक के समय हुई थी? प्रताप सिंह, स्वाई मान सिंह, स्वाई जय सिंह या फिर माधो सिंह? तो राधा गोविंद संगीत सार के जो ग्रंथ की रचना है मित्रों, वो प्रताप सिंह के समय हुई थी और प्रताप सिंह के समय हुई थी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, मराठाओं द्वारा सौत और सर देशमुखी नामक कर वसूले जाते थे, इनमें से सौत कर क्या होता था? देखिए सौत कर का मतलब क्या होता था? ये मराठाओं के द्वारा दो कर वसूले जाते थे, सौत कर और सरदेशमुखी कर। तो सौत कर का मतलब क्या होता था? मराठा क्षेत्र के शासकों से लिया जाने वाला कर या फिर मराठा द्वारा अन्य शासकों से लिए जाने वाला सुरक्षा कर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, मराठाओं द्वारा जो अन्य शासकों से जो कर लिया जाता था उसको सौत कर क्या कहा जाता था? अन्य शासकों से। ठीक है ना,
अगला क्वेश्चन है, मराठाओं द्वारा सौत और सर देशमुखी नामक कर वसूले जाते थे। सर देशमुखी कर क्या होता था? मराठा क्षेत्र के शासकों से लिया जाने वाला कर या फिर मराठा द्वारा अन्य शासकों से लिया जाने वाला कर। तो ये था सरदेशमुखी कर है, मराठा क्षेत्र के शासकों द्वारा लिए जाने वाला कर। देखिए अपने ही देश के जो शासकों से लिए जाने वाला कर होगा वो होगा सरदेशमुखी। इसमें देश नाम आ रहा है ना, तो अपने ही देश यानी अपने ही राज्य के शासकों के द्वारा लिए जाने वाला जो कर है वो सरदेशमुखी कर कहलाएगा और बाकी वाला सौत कर कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के मध्य कब होता है? पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के मध्य कब होता है मित्रों? तो ये होता है 14 जनवरी 1761। ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, सीधा सीधा फैक्ट है। तो मित्रों ये था पहला चैप्टर 8वीं का। अब अपन दूसरा चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। मित्रों ऐसा नहीं आप वीडियो को स्किप करके अभी चले जाओ, ऐसा नहीं, बिल्कुल आप वीडियो को जब भी देखो पूरा देखो, उससे आपको बहुत सारा बेनिफिट होगा। और एक क्वेश्चन मैं आपके लिए रखूँगा कि जो राधा गोविंद जो ग्रंथ की रचना की गई थी प्रताप सिंह के दरबार में, ये किसके द्वारा की गई थी? इसका मैंने नहीं बताया है अभी तक। तो ये किसके द्वारा की गई थी राधा गोविंद ग्रंथ की रचना? ठीक है ना। तो चलिए दूसरे चैप्टर की ओर चलते हैं। आप वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं कीजिए, बार बार मैं कह रहा हूँ। दूसरा चैप्टर है 1857 की क्रांति। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनसे भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1857 की क्रांति, पहला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति का श्री गणेश करने की तिथि क्या तय की गई थी? 1857 की जो क्रांति है एक निश्चित डेट पर होने वाली थी पूरे भारत में, तो उनकी जो तिथि क्या तय की गई थी? 8 अप्रैल, 29 मार्च, 31 मई या फिर 9 मई? तो मित्रों ये जो तिथि तय की गई थी 31 मई की कर दी गई थी, और ये जो क्रांति भड़क गई थी ये 10 मई को ही शुरू हो गई थी, तय तिथि से पहले ही। अगला क्वेश्चन है, कोटा में क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? कोटा में जो क्रांति का नेतृत्व किसने किया? जयदयाल, लक्ष्मीबाई, कुशाल सिंह या फिर कुंवर सिंह? देखिए कोटा के अंदर जो क्रांति का नेतृत्व किया गया था मित्रों, वो किया गया था जयदयाल के द्वारा। जयदयाल और मेहराब खां दो क्रांतिकारी थे। तो जयदयाल के नेतृत्व में कोटा में जो क्रांति का जो है शुरुआत की गई थी, क्रांति का नेतृत्व किया गया था। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में क्रांति की शुरुआत सबसे पहले किस छावनी से होती है? राजस्थान में जो क्रांति की शुरुआत है वो सबसे पहले किस छावनी से होती है? नसीराबाद, नीमच, एरिनपुरा या फिर देवली? तो मित्रों राजस्थान में जो है क्रांति की शुरुआत वो होती है नसीराबाद से। सबसे पहले नसीराबाद में 15वीं बंगाल जो नेटिव इन्फेंट्री है उनके द्वारा, उन सेना की टुकड़ी के द्वारा इस जो क्रांति को जो क्रांति का बिगुल बजाया जाता है। चौथा क्वेश्चन है, हिंदू शासकों में गोद लेने की प्रथा रही है, इस प्रथा को किस गवर्नर जनरल ने अमान्य कर दिया और ये नीति गोद निषेध नीति कहलाई? तो मित्रों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। गोद निषेध नीति का जो संचालन करता कौन थे उस समय, भारत के गवर्नर कौन थे? लॉर्ड डलहौजी। ये किसके द्वारा मित्रों की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। ये गोद निषेध नीति किनके द्वारा चलाई गई थी? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। इसमें मित्रों ये था कि किसी का अगर कोई शासक का कोई नहीं है, पुत्र नहीं है, तो अगर वो दूसरा दत्तक पुत्र है वो गोद नहीं लेगा, और या फिर अयोग्य होने के जो शासक अगर अयोग्य साबित हो जाते तो भी उसका वो राज्य है अंग्रेजों द्वारा हड़प लिया जाता था। ऐसे नियम थे उसमें गोद निषेध नीति में। तो ये थी लॉर्ड डलहौजी के द्वारा चलाई गई थी। 5वां क्वेश्चन है, गोद निषेध नीति से कौन सा राज्य प्रभावित नहीं हुआ? गोद निषेध नीति से कौन सा राज्य प्रभावित नहीं हुआ? देखिए तो गोद नीति निषेध से जो है गोद निषेध नीति से कई सारे राज्य प्रभावित हुए थे मित्रों। इनमें से देखिए संबलपुर, जैतपुर, ये तो बिल्कुल प्रभावित हुए थे, यहाँ पर गोद निषेध नीति का लागू किया गया था। और सतारा, नागपुर, बिठूर, झांसी, ये सभी इनसे प्रभावित थे। मेवाड़ और आमेर में ये नीति का
जो नीति लागू नहीं की गई थी, यहाँ पर इन राजाओं के सबके पुत्र वगैरह हुआ करते थे, तो इनके ऊपर ये गोद निषेध नीति प्रभावित नहीं हुई थी। अगला क्वेश्चन है, प्रशासनिक अव्यवस्था के नाम पर अंग्रेजों के द्वारा किस रियासत को हड़प लिया गया था? प्रशासनिक अव्यवस्था के नाम पर कौन सी रियासत को हड़प लिया गया था मित्रों? ये एक ही रियासत थी, उनका नाम था मित्रों अवध। अवध को हड़प लिया था प्रशासनिक अव्यवस्था के नाम पर। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए उनके सत्य कथनों का चयन करना है, ठीक है ना। तो कथन क्या है, लॉर्ड क्लाइव ने अपनी कूटनीति से ईस्ट इंडिया कंपनी को, जो कि एक व्यापारिक संस्था थी, उसको राजनीतिक संस्था बना दिया। बिल्कुल सत्य बात है। जो 1857 की क्रांति के समय सामंत वर्ग की अंग्रेजों से कोई नाराजगी नहीं थी, ये गलत है। सामंत वर्ग अंग्रेजों से नाराज था बिल्कुल। मेवाड़ के सामंत केसरी सिंह, जो कि सलूमर के थे, क्रांतिकारियों का साथ दिया, बिल्कुल सही है। जोधपुर के ठाकुर अजय सिंह, जो कि आलनियावास का था, उसने भी क्रांतिकारियों का साथ दिया, ये भी बात सही है। उपरोक्त में से जो हैं उन कथनों का चयन करें जो सत्य है। सत्य कथनों का चयन करना है मित्रों। तो सत्य कथन कौन सा हो जाएगा इनमें से? 1, 3 और 4। 2 नंबर ऑप्शन है वो गलत है, मैंने पहले ही बता दिया। 1, 3 और 4, डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। तो दूसरा कथन है वो गलत है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? 1857 की क्रांति का जो है प्रमुख कारण क्या था? राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण, आर्थिक, सैनिक या फिर उपरोक्त सभी? तो मित्रों ये सभी कारण कहीं न कहीं मैटर कर गए थे, तभी 1857 की क्रांति होती है, ठीक है ना। राजनीतिक कारण ये थे कि अंग्रेजों ने जो है यहाँ के जो शासकों में, जो यहाँ के राज्यों में जो है हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था। सामाजिक और धार्मिक नीति ये थी कि इन्होंने ईसाई धर्म का प्रसार करना शुरू कर दिया था, जो यहाँ के जो धर्मों को वो नीचा दिखाना शुरू कर दिया था। आर्थिक कारण, यहाँ अंग्रेजों ने भारत को लूट लिया था, इसलिए यहाँ पर आर्थिक जो है अस्थिरता जो व्याप्त हो गई थी। और सैनिक कारण तो आप सभी जानते हो, जो है जो नई राइफल लाई गई थी उसमें लगने वाले कारतूसों को जो दांतों से, जो मुंह से खोलना पड़ता था, और उसके ऊपर जो है कहते हैं कि कारतूसों के ऊपर गाय एवं सूअर की चर्बी लगी हुई थी। इसी कारण कहीं न कहीं ये सैनिक मैटर ये भी था। तो उपरोक्त सभी के द्वारा जो है 1857 की क्रांति भड़की मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? उस समय जो तत्कालीन कारण का मित्रों ये होता है कि ऐसा कौन सा कारण रहा कि अचानक से जो क्रांति है जो शुरू मानी जाती है। तो तत्कालीन अंग्रेजों के द्वारा अवध को प्रशासनिक अव्यवस्था के नाम पर हड़प लेना, सामंतों के अधिकार लिए जाने के कारण सामंतों का विरोध करना, चर्बी वाले कारतूसों के कारण सैनिकों में असंतोष होना, या फिर लॉर्ड डलहौजी की गोद निषेध नीति। तो मित्रों कहीं न कहीं कारण ये सभी थे, लेकिन जो तत्कालीन कारण था वो था चर्बी वाले कारतूस सैनिकों में असंतोष होना, ठीक है। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ठीक है ना मित्रों। अगला क्वेश्चन है, जोधपुर के कवि बांकीदास जोधपुर के किस शासक के दरबारी कवि थे? बांकीदास है वो मित्रों कौन से शासक के दरबारी कवि हुआ करते थे? राव जोधा, मोटा राजा उदय सिंह, या फिर राजा मान सिंह, या फिर जसवंत सिंह? तो मित्रों जो है बांकीदास है वो महाराजा मान सिंह के दरबार में थे। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बूंदी के कवि सूर्यमल मिश्रण किस राजा के दरबारी कवि थे? बूंदी के कवि है सूर्यमल मिश्रण, वो कौन से राजा के दरबारी कवि थे? महाराव राम सिंह, महाराजा उदय सिंह, महाराव उमेद सिंह, या फिर महाराव बन्ने सिंह? बूंदी के जो सूर्यमल मिश्रण है जो कि एक स्थानीय भाषा के कवि हुआ करते थे, बहुत बड़े। तो ये है कौन से राजा के दरबारी कवि हुआ करते थे? तो मित्रों इसका सही आंसर हो जाएगा, ये थे बूंदी के जो महाराजा थे महाराव राम सिंह के दरबार में थे। ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या रखा गया? 1857 के क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या रखा है? कमल का फूल, सपाती, या फिर दोनों? देखिए कमल का फूल और सपाती दोनों ही यहाँ पर जो है क्रांति के प्रतीक जो रखे गए थे। और अगला क्वेश्चन है, मंगल पांडे जो कि बैरकपुर सावनी में था, उसे फांसी कब दी गई थी? मित्रों जो सबसे पहले जो क्रांति की शुरुआत मंगल पांडे के द्वारा ही की गई थी, और
मंगल पांडे ने उसी समय पर जो 2 अंग्रेजी अधिकारियों की जो हत्या कर दी गई थी, गोली चला दी थी अंग्रेजी अधिकारी, इसके ऊपर केस लगा था और जल्द ही इनको फांसी की सजा सुना दी गई थी और फांसी दे दी गई थी। तो वो दे दी गई थी 8 अप्रैल 1857। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को मित्रों फांसी दी गई थी बैरकपुर में। तो अगर इन वीडियो को अगर आप थोड़ा सा एक्सप्लेन में देखना चाहते हो तो अलग अलग वीडियो आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि इसके मैंने अलग अलग पार्ट ऑलरेडी बना रखे हैं, उसमें कई सारा अलग से जो एक्स्ट्रा मैटर भी समझाया हुआ है। तो चैनल पर विजिट करके बिल्कुल आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी 8 क्लास की, उसमें आप बिल्कुल विजिट कर सकते हैं, क्योंकि इनमें मैं ज़्यादा समझाने लग जाऊंगा तो ये थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, ज़्यादा लंबा हो जाएगा। लंबा तो होने वाला ही है लेकिन ज़्यादा लंबा हो जाएगा। 1857 की क्रांति का प्रथम शहीद किसे माना जाता है? 1857 की क्रांति का प्रथम शहीद किसे माना जाता है? तात्या टोपे, मंगल पांडे, अजीमुल्ला खान या फिर रंगोजी बापू को? तो मित्रों 1857 का जो प्रथम शहीद माना जाता है वो मंगल पांडे को ही माना जाता है और इसके ऊपर फिल्म भी बनी हुई है मंगल पांडे के ऊपर। अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 की क्रांति के समय जो है भारत का गवर्नर जनरल कौन था? कई बार पूछा गया एग्जामों में क्वेश्चन और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस समय 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर था लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के द्वारा मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके कहाँ भेज दिया गया था? जैसा कि आपको पता है कि भारत में जो महाराजा घोषित कर दिया गया था, बादशाह मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को ही घोषित किया गया था और क्रांति का नेतृत्व यही कर रहे थे। अंग्रेजों ने इनको गिरफ्तार करके रंगून जो कि बर्मा के अंदर भेज दिया गया था। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है अवध में किसके नेतृत्व में अवध की जनता ने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किया था? अवध के किसके नेतृत्व में अवध की जनता ने अंग्रेजों के विरुद्ध जो है संघर्ष शुरू कर दिया था अवध में? जिंद कौर के नेतृत्व में, बेगम जिन्नत महल, बेगम हजरत महल के नेतृत्व में या फिर इनमें से कोई नहीं? तो मित्रों जो अवध के अंदर जो है जो अंग्रेजों के विरुद्ध जो संघर्ष शुरू किया था वो किया था बेगम हजरत महल के द्वारा। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कानपुर में क्रांति का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? देखिए कानपुर में क्रांति का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? मणिराम के द्वारा, सुरेंद्र शाही के द्वारा, बाबू कुंवर सिंह के द्वारा या फिर नाना साहेब या फिर तात्या टोपे के द्वारा? तो कानपुर के अंदर जो क्रांति का नेतृत्व किया गया था वो था नाना साहेब और तात्या टोपे के द्वारा। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है असम में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? देखिए अवध के अंदर बेगम हजरत महल के द्वारा और कानपुर के अंदर नाना साहेब और जो है तात्या टोपे के द्वारा किया गया था। असम के अंदर किसके द्वारा किया गया था इसका क्रांति का नेतृत्व? सुरेंद्र शाही के द्वारा, उज्जवल शाही के द्वारा, मणिराम या कनत्पेश्वर के जो नेतृत्व में या फिर बाबू कुंवर सिंह के नेतृत्व में? देखिए मित्रों असम के अंदर जो नेतृत्व किया गया था वो मणिराम और कनत्पेश्वर सिंह के जो नेतृत्व में यहाँ पर क्रांति की शुरुआत की गई थी। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बिहार में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था मित्रों? तो बिहार के अंदर जो क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया गया था वो किया गया था बाबू कुंवर सिंह के द्वारा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बी से बिहार, बी से बाबू, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन रहेगा जो है 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कुल कितनी सैनिक छावनियां हुआ करती थी? राजस्थान में कुल कितनी सैनिक छावनियां हुआ करती थी? तो मित्रों 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कुल 6 सैनिक छावनियां हुआ करती थी। कौन कौन सी हुआ करती थी? एरिनपुरा और नसीराबाद और नीमच, ब्यावर, देवली और खेरवाड़ा, ये 6 सैनिक छावनियां हुआ करती थी। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में कौन सी जो राजस्थान की सैनिक छावनियों में ऐसी कौन सी 2 सैनिक छावनियां थी जहां पर छावनी होते हुए भी विद्रोह नहीं हुआ था? ऐसी कौन सी 2 सैनिक छावनियां थी वहां पर जो है छावनी होते हुए भी वहां पर विद्रोह नहीं हुआ था? काफी अच्छा क्वेश्चन है,
तो एग्जाम में पूछा भी गया है कई बार और पूछा भी जा सकता है। तो खेरवाड़ा और जो ब्यावर जो दो सैनिक छावनियाँ थी वहाँ पर जो है छावनियाँ होते हुए भी विद्रोह नहीं हुआ था। अगला क्वेश्चन रहेगा सलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा राजस्थान के किस छावनी के क्रांतिकारियों या फिर सैनिकों के द्वारा दिया गया था। सलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा राजस्थान के कौन से जो सैनिक छावनी के क्रांतिकारियों के द्वारा ये जो है नारा दिया गया था। मित्रों ये थे एरिनपुरा के जो क्रांतिकारी थे उनके द्वारा ये नारा दिया गया था, सलो दिल्ली मारो फिरंगी। अगला क्वेश्चन है एरिनपुरा के सैनिकों की भेंट किस स्थान पर आउआ के ठाकुर कुशाल सिंह से होती है। एरिनपुरा के सैनिकों की भेंट किस स्थान पर आउआ के ठाकुर कुशाल सिंह से होती है। तो मित्रों ये जो है जो आउआ के ठाकुर थे कुशाल सिंह, इनकी और एरिनपुरा के जो सैनिकों की जो भेंट है, जो उनका मिलन है, वो होता है खेरवा नामक स्थान पर। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से असुमेलित का चयन करें। देखिए जो है छावनी का नाम दिया गया और आगे डेट दी गई, कौन सी डेट पर कहाँ पर जो है जो संघर्ष हुआ माना जाता है, कहाँ पर विद्रोह हुआ था। देखिए असुमेलित का चयन करना है अपने को। नसीराबाद 28 मई 1857 बिल्कुल राइट है। 28 मई 1857 को नसीराबाद के अंदर हुआ था। और एरिनपुरा 21 अगस्त 1857 को एरिनपुरा के अंतर्गत हुआ था। और तो मित्रों कोटा के अंदर जो 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी वो 15 अक्टूबर 1857 यानी सी ऑप्शन है इसका असुमेलित है। नीमच में 3 जून को हुई थी, 3 जून 1857 को। तो इसका सी ऑप्शन असुमेलित है, इसलिए ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सेलावास का युद्ध आउआ के ठाकुर कुशाल सिंह और अंग्रेजों के मध्य कब होता है। सेलावास का युद्ध है आउआ के ठाकुर कुशाल सिंह और अंग्रेजों के मध्य कब होता है। तो सेलावास का युद्ध है मित्रों वो होता है आउआ के ठाकुर कुशाल सिंह और जो अंग्रेजों के मध्य होता है। और एक होता है इससे पहले जिसको अपन पिठोड़ा का युद्ध कहते हैं, वो जोधपुर के महाराजा के साथ होता है, तख्त सिंह के साथ। और उनके बाद में जो सेलावास का युद्ध होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा सेलावास का युद्ध हुआ था मित्रों 18 सितंबर 1857 को। और जो बिठोड़ा का युद्ध हुआ था वो 8 सितंबर 1857 को हुआ था। तो बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। किस सैनिक छावनी में मोहम्मद अली बेग के द्वारा नामक सैनिक ने कर्नल एबोट को चुनौती दी थी। कौन से जो सैनिक छावनी के जो मोहम्मद अली बेग एक सैनिक था, उसने कर्नल एबोट जो अंग्रेजी अधिकारी था उसको खुली चुनौती दी थी। तो मित्रों ये जो कौन से जो सैनिक छावनी का था मोहम्मद अली बेग, इसका सही आंसर हो जाएगा नीमच का था। ये बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है डुंगला गांव में किस छावनी के भागे हुए अंग्रेज परिवार ने शरण ली थी। देखिए डुंगला गांव में कौन सी छावनी के जो सैनिक भागकर जो यहाँ पर शरण ली थी। तो मित्रों इसका सही आंसर हो जाएगा जो नीमच के जो सैनिक हैं वो कर्नल एबोट जो वहाँ पर जो अधिकारी नियुक्त किया गया था। और वहाँ पर जो है क्रांतिकारियों ने सीधा है जो उनको खुली चुनौती दी थी और इन्होंने यहाँ से भागकर जो डुंगला गांव में इन्होंने जान बसाई थी। तो बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, नीमच के जो है अधिकारी थे। बिठोड़ा नामक स्थान पर आउआ के ठाकुर कुशाल सिंह और अंग्रेजों के मध्य अंग्रेजों व महाराजा की संयुक्त सेना के मध्य युद्ध कब होता है। देखिए बिठोड़ा के युद्ध मैंने अभी जस्ट बता दिया था। बिठोड़ा के युद्ध हुआ था मित्रों 8 सितंबर 1857 को। ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के समय मारवाड़ के किस पॉलिटिकल एजेंट को मारकर उसका सिर आउआ के किले पर लटका दिया था। मारवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट का नाम था मित्रों वो थे मेजर बर्टन। कौन थे? नहीं मेजर बर्टन नहीं, मेजर बर्टन मित्रों कोटा के थे। तो और मेक मोशन जो थे मारवाड़ के, मेजर सोवर्स मेवाड़ के थे। तो इनको थोड़ा सा ध्यान में रखिए, ये कई बार पूछा जाता है। तो मेक मोशन मारवाड़ के थे। मेक मोशन का यहाँ पर सिर काटकर आउआ के किले पर लटका दिया था। अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के समय कोटा के किन क्रांतिकारियों के नेतृत्व में कोटा की जनता ने जो विद्रोह कर दिया था। तो कोटा के कौन से क्रांतिकारियों के नेतृत्व में कोटा की जनता ने विद्रोह कर दिया था मित्रों, इसका सही आंसर हो जाएगा
जो कोटा के जयदयाल और मेहराब खान दोनों के नेतृत्व में यहाँ पर जो क्रांति की शुरुआत की गई थी, इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 32वां क्वेश्चन है मार्च 1858 में जनरल रॉबर्ट्स के नेतृत्व वाली सेना ने कोटा शहर को क्रांतिकारियों से मुक्त कराया। इसमें उनका साथ देने वाला करौली का कौन सा शासक था? देखिए करौली का कौन सा शासक ने साथ दिया था जो कि कोटा शहर को जो क्रांतिकारियों से मुक्त करवाया था अंग्रेजी सेना ने? करौली का शासक था मित्रों उस समय जो थे मदन पाल सिंह। तो मदन पाल सिंह ने जो अंग्रेजों का साथ दिया था और क्रांतिकारियों को कोटा से भगाया था। अगला क्वेश्चन है आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह के विरुद्ध जनवरी 1858 में होम्स के नेतृत्व में सेना ने आक्रमण किया। किसके ऊपर? आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह के ऊपर, जिसमें कुशाल सिंह पराजित होता है। 1860 में कुशाल सिंह ने आत्मसमर्पण कर दिया। इस मामले की जांच के लिए कौन सा आयोग बिठाया गया? अंग्रेजों द्वारा कौन सा आयोग बिठाया गया था? तो मित्रों इनकी जांच के लिए जो इनके ऊपर केस चलाया गया था उस केस की जांच के लिए इनके जो विरुद्ध जो बिठाया गया था आयोग, उसका नाम था टेलर आयोग। टेलर आयोग अंग्रेजी अधिकारी टेलर के नेतृत्व में बिठाया गया था। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति में राजस्थान का एकमात्र शासक जो अंग्रेजों की सहायता के लिए राज्य से बाहर बाडलू नामक स्थान पर गया था? राजस्थान का कौन सा शासक था जो अपनी सेना लेकर अंग्रेजों की सहायता के लिए यहाँ से बाहर भी गया था? तो उसका नाम था मित्रों बीकानेर के सरदार सिंह थे। बीकानेर के सरदार सिंह यहाँ से जो अंग्रेजों की सहायता के लिए बाहर भी गए थे। अगला क्वेश्चन है राजपूताने के किस व्यापारी को 1857 की क्रांति में अपने त्याग और बलिदान के लिए दूसरे भामाशाह के रूप में जाना जाता है? 1857 की क्रांति के जो कौन से व्यापारी थे जिन्होंने जो अंग्रेजों के विरुद्ध जो क्रांतिकारियों का सहयोग किया था, अपना काफ़ी सारा धन है जो क्रांतिकारियों को देने के लिए उन्होंने जो घोषणा कर दी थी, वो थे मित्रों अमरचंद भाटिया। अमरचंद भाटिया के द्वारा, और फिर अंग्रेजों को पता चलने के बाद इनको ही मित्रों फांसी की सजा दे दी जाती है। तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति की देवी आउवा की कुल देवी मानी जाती है। 1857 की देवी और आउवा की जो कुल देवी है वो किसको माना जाता है मित्रों? तो इसका सही आंसर होगा सी सुगाली माता को। अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति समाप्त होने के पश्चात किस ने यहाँ के शासकों के लिए कहा कि इन्होंने तूफान में तरंग अवरोध का कार्य नहीं किया होता तो आज हमारी कश्ती बह जाती? देखिए अंग्रेज अधिकारी ने कहा कि हमारे जो राजस्थान के भारत के जो शासक गण हैं उन्होंने हमारा साथ नहीं दिया होता तो हमारे को यहाँ से जाना पड़ता। तो ये कौन से अंग्रेज अधिकारी ने कहा था मित्रों? ये उस समय के जो गवर्नर था लॉर्ड कैनिंग के द्वारा कहा गया था। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन की महारानी कौन थी? 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन की महारानी कौन थी मित्रों? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ब्रिटेन की महारानी थी उस समय विक्टोरिया, महारानी विक्टोरिया। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति का आगाज कब हो जाता है? तो मित्रों मैंने पहले शुरुआत में बताया था 1857 की क्रांति का आगाज है वो 10 मई को हो जाता है। अगला और लास्ट क्वेश्चन है इसी टॉपिक का। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान के काका भतीजा के नाम से प्रसिद्ध डूंगजी और जवाहर जी का संबंध किस जिले से था? डूंगजी और जवाहर जी का संबंध कौन से जिले से था मित्रों? तो वो था सीकर जिले से था। इनका संबंध कहाँ से था? सीकर जिले से। तो बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। तो ये टॉपिक अपना खत्म होता है। अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। वीडियो को बिल्कुल लगातार देखते रहिए। अगला और तीसरा टॉपिक है अपना आधुनिक भारत में होने वाले वैचारिक परिवर्तन एवं समाज सुधार। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनसे भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए इनको फटाफट अपन कर लेते हैं। राजस्थान में थियोसॉफिकल सभा का विकास किसने किया? राजस्थान में थियोसॉफिकल सभा का जो है विकास किसने किया था मित्रों? सुरजी भगत, स्वामी विवेकानंद, सैयद अली
सैयद अहमद खां के द्वारा या फिर एनी बेसेंट के द्वारा? तो मित्रों थियोसॉफिकल सभा का जो विकास है वो किया गया था एनी बेसेंट के द्वारा। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी मित्रों? सत्यशोधक समाज की स्थापना, इसका सही आंसर हो जाएगा ज्योतिबा फुले के द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी। और इनके द्वारा एक रचित ग्रंथ का नाम है गुलामगिरी। कई बार एग्जाम में पूछा गया है गुलामगिरी की रचना किसने की थी? तो वो की थी मित्रों जो ज्योतिबा फुले के द्वारा ही की गई थी। अगला क्वेश्चन है त्याग प्रथा किसे कहते हैं? त्याग प्रथा क्या है? विवाह के शुभ अवसरों पर शासकों के द्वारा अपनी पुत्री को उपहार दी जाने वाली राशि, या फिर विवाह के शुभ अवसर पर शासक के द्वारा सारणों को दी जाने वाली राशि, या फिर देश हित के लिए किसी शासक के द्वारा अपने पुत्र का त्याग करना, या फिर इनमें से उपरोक्त तीनों। देखिए मित्रों त्याग प्रथा जो थी, जो विवाह के अवसर पर शासक के द्वारा सारणों को जो राशि दी जाती थी उसी को त्याग प्रथा कहा जाता था, या फिर जो वो राशि ली जाती थी वो ली जाती थी मित्रों जो लड़की का जो विवाह किया जाता था उन विवाह करने वाले के यहाँ से जो राशि ली जाती थी उसको कहा जाता था कुछ तो त्याग करना पड़ेगा, मतलब त्याग प्रथा। अगला क्वेश्चन है राजपूत हितकारिणी सभा की स्थापना कब होती है? देखिए मित्रों राजपूत हितकारिणी सभा की स्थापना होती है 1889 में। 1889 में। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राजपूत हितकारिणी सभा का निर्माण का उद्देश्य क्या था मित्रों? तो मित्रों राजपूत हितकारिणी सभा का जो उद्देश्य था राजपूत समाज में व्याप्त बहुविवाह और दहेज प्रथा को नियंत्रित करने की कोशिश करना। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन है बूंदी में सती प्रथा पर रोक कब लगेगी? देखिए मित्रों बूंदी में सती प्रथा पर रोक कब लगेगी, पर्टिकुलर बूंदी का पूछ रहा है, और सती प्रथा पर रोक कब लगई वो क्वेश्चन अलग है। बूंदी में सती प्रथा पर रोक कब लगई ये भी क्वेश्चन अलग है। तो बूंदी पर मित्रों बूंदी में जो सती प्रथा पर रोक लगाई थी वो 1822 के अंदर लगाई थी। 1822 के अंदर। ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो निम्नलिखित में से असुमेलित का चयन करें। असुमेलित ऑप्शन का चयन करना है। कोटा में कन्या वध पर रोक 1833 में बिल्कुल सही है। जो जोधपुर में 1841 में त्याग प्रथा पर रोक बिल्कुल बात सही है। और जयपुर के अंदर मानव व्यापार के ऊपर रोक लगी थी 1847 में, ये भी बात सही है। और उदयपुर में जो डाकन प्रथा पर रोक है वो 1843 में नहीं लगी थी मित्रों, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा क्योंकि ये असुमेलित है। जो डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। तो मित्रों इसका जो है डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और इनको मैंने कहा कि अगर डिटेल में देखना है तो चैनल पर एक एक अलग से वीडियो बनाया गया है, नोट्सों का भी वीडियो बनाया गया है, टॉपिक का अध्ययन किया गया है और वहाँ पर क्वेश्चन भी बनाए गए हैं, तो उनको जरूर देखिएगा अगर देखना चाहो तो। अगला क्वेश्चन है बाल विवाह पर रोकथाम 1929 में सरकार के द्वारा एक्ट बनाया गया जिसे शारदा एक्ट भी कहा जाता है, किसके प्रयासों से हुआ था? मित्रों शारदा एक्ट है वो हरविलास शारदा के द्वारा जो जिनके प्रयासों से ही लाया गया था, इसलिए इसको शारदा एक्ट भी कहा जाता है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गोविंद गुरु का जन्म किस स्थान पर हुआ था? गोविंद गुरु का जन्म कौन से स्थान पर हुआ था? तो मित्रों ये हुआ था जो बांसवाड़ा के बांसिया गांव में, ठीक है ना। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गोविंद गुरु ने संत सभा की स्थापना कब की थी? मित्रों गोविंद गुरु ने जो संत सभा की स्थापना की गई थी वो 1883 के अंदर की गई थी, संत सभा की स्थापना की गई थी। और जो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मानगढ़ पहाड़ी वर्तमान में किस जिले में स्थित है? मानगढ़ पहाड़ी है जो वर्तमान में कौन से जिले में स्थित है? डूंगरपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा या फिर प्रतापगढ़? तो मित्रों मानगढ़ पहाड़ी है वो बांसवाड़ा के अंतर्गत है, तो सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मानगढ़ पहाड़ी पर सरकार के द्वारा गोलीबारी कब की गई जिसमें 1500 भील मारे गए? देखिए मानगढ़ हत्याकांड कब होता है मित्रों? तो वो होता है 1313 के अंदर। कब होता है? 1313 के अंदर
जो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, मानगढ़ हत्याकांड, सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। जनजाति वर्ग के लोगों में समाज सुधार के लिए गोविंद गुरु का साथ किस व्यक्ति ने दिया था? जनजाति वर्ग के लोगों में समाज सुधार के लिए कौन से व्यक्ति ने जो है गोविंद गुरु का जो साथ दिया था? पंडित हरिनारायण शर्मा, ठक्कर बापा या फिर सूरजी भगत, माणिक्यलाल वर्मा। किसके द्वारा साथ दिया गया था मित्रों? सूरजी भगत के द्वारा दिया गया था इनका साथ। जो गोविंद गुरु का। अगला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद का जन्म बंगाल के कोलकाता में कब हुआ था? स्वामी विवेकानंद का जन्म बंगाल की जो कि कोलकाता में हुआ था, कब हुआ था मित्रों? गोविंद गुरु का जन्म तो मित्रों 12 जनवरी जो कि युवा दिवस के रूप में मनाते हैं, 12 जनवरी 1863 के अंदर बंगाल के अंदर जो स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ है। अगला क्वेश्चन है, स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद को क्या नाम दिया था? स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद को क्या नाम दिया गया था? नरेंद्र, विविदिशानंद, ज्ञानानंद या फिर इनमें से कोई नहीं? तो मित्रों इनके जो गुरु थे स्वामी रामकृष्ण परमहंस, उन्होंने इनका जो नाम दिया था वो दिया था विविदिशानंद, जो बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद का नाम विवेकानंद खेतड़ी के किन महाराजा के द्वारा दिया गया था? तो मित्रों स्वामी विवेकानंद का जो नाम है खेतड़ी के महाराजा थे उस समय जो थे महाराजा अजीत सिंह के द्वारा इनका नाम है जो विवेकानंद रखा गया था, अजीत सिंह के द्वारा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका के शिकागो शहर में हो रहे सर्वधर्म सम्मेलन में जो भाग कब लिया था? शिकागो शहर में सर्वधर्म सम्मेलन में भाग कब लिया था स्वामी विवेकानंद के द्वारा? तो मित्रों वो लिया गया था 11 सितंबर 1893 के अंदर, 11 सितंबर 1893 के अंदर। ठीक है ना, तो इसका जो है सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? एनी बेसेंट के द्वारा, स्वामी विवेकानंद के द्वारा और महर्षि दयानंद सरस्वती के द्वारा, राजाराम मोहन राय के द्वारा। तो बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी मित्रों, वो की गई थी एनी बेसेंट के द्वारा। ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। तो ये टॉपिक अपना यहीं खत्म होता है। अगले टॉपिक की ओर चलते हैं, बने रहिए आप हमारे साथ में। अगला टॉपिक है अपना भारत की अर्थव्यवस्था पर अंग्रेजी शासन का प्रभाव। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। पहला क्वेश्चन है, वास्को डी गामा नाम के एक नाविक ने समुद्री रास्ते से भारत आने का मार्ग ढूंढ निकाला। वह कहाँ का जो है वह कहाँ का रहने वाला था? देखिए मित्रों वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वास्को डी गामा है मित्रों ओ सॉरी मित्रों, पिछले जो टॉपिक है कुछ क्वेश्चन अपने शेष बच गए थे, उनको अपन पहले कवर कर लेते, फिर अपना टॉपिक शुरू होगा वो अगला अपन शुरू करेंगे। ठीक है ना। वास्को डी गामा पुर्तगाल का रहने वाला था। अब राजस्थान में राजाराम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? राजाराम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? मित्रों एक भी क्वेश्चन पीछे नहीं छोड़ूंगा, जितने भी जो है अपने जो किताब के अंदर से जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं उन क्वेश्चनों को कवर करने का प्रयास करेंगे अपन। तो राजाराम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी मित्रों 1828 के अंदर। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सरकार के द्वारा सती प्रथा को रोकने के लिए कानून एक्ट कब बनाया गया था? सती प्रथा को रोकने के लिए कानून और एक्ट कब बनाया गया था मित्रों? तो सती प्रथा को रोकने के लिए कानून बनाया गया था वो 1829 के अंदर बनाया गया था। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बंगाल के एक महान समाज सुधारक जिन्होंने दलित शिक्षा और विधवा विवाह के लिए अनेक कार्य किए, एक उदाहरण प्रस्तुत करते हुए अपनी पुत्र का विवाह एक विधवा महिला से करवाया था। मित्रों ये बंगाल के कौन से समाज सुधारक थे? उनका नाम था मित्रों ईश्वरी चंद विद्यासागर। ईश्वरी चंद विद्यासागर। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसके प्रयासों से 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम
को मान्यता मिली, किसके प्रयासों से जो मान्यता मिली थी मित्रों, तो ये है 1856 में विधवा पुनर्विवाह, ज्योतिबा फुले, सैयद अहमद खान, ईश्वर चंद विद्यासागर या मदन मोहन मालवीय। तो मित्रों ईश्वर चंद विद्यासागर के प्रयासों से विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को मान्यता मिली थी। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में प्रार्थना सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? महाराष्ट्र में प्रार्थना सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ज्योतिबा फुले, आत्माराम पांडुरंग या फिर ईश्वर चंद विद्यासागर, सैयद अहमद खान। देखिए प्रार्थना सभा की मित्रों स्थापना की गई थी, वो की गई थी आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ज्योतिबा फुले की पत्नी का क्या नाम था? ज्योतिबा फुले की पत्नी का क्या नाम था? रमाबाई, शांतिबाई, सावित्रीबाई या फिर सुनीताबाई। तो ज्योतिबा फुले की पत्नी का नाम था मित्रों सावित्रीबाई। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, सावित्रीबाई। अगला क्वेश्चन है, 1875 में दिल्ली के पास अलीगढ़ में मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? यही कॉलेज बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कहलाया। तो मित्रों इनकी स्थापना की गई थी जो सैयद अहमद खां के द्वारा, सैयद अहमद खां के द्वारा। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है अपना? अगला क्वेश्चन है, साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? खान अब्दुल गफ्फार खान, अब्दुल कलाम खान या फिर सैयद अहमद खान, बदरुद्दीन तैयबजी के द्वारा। तो मित्रों साइंटिफिक सोसाइटी की भी स्थापना सैयद अहमद खान के द्वारा की गई थी और इन्होंने मुस्लिम संप्रदाय को जो है शिक्षा की मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया था सैयद अहमद खान के द्वारा। तो सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महर्षि दयानंद सरस्वती का जन्म कहाँ हुआ था? महर्षि दयानंद सरस्वती का जन्म कहाँ हुआ था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? महर्षि दयानंद सरस्वती का जन्म हुआ था मित्रों गुजरात के अहमदाबाद स्थान में हुआ था। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का क्या नाम था? मित्रों स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का जो मूल नाम था वो था मूल शंकर। क्या नाम था? मूल शंकर इनका नाम था। ठीक है, सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु का क्या नाम था? स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु का क्या नाम था? रामकृष्ण परमहंस, बिल्कुल ये विवेकानंद के गुरु थे। स्वामी विरजानंद जो कि स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु थे। और तो बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपना, सर्वप्रथम किसने सर्वधर्म स्वदेश और स्वभाषा शब्दों का प्रयोग किया था? सर्वधर्म स्वदेश स्वभाषा शब्दों का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो मित्रों वो किया था स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। यानी स्वधर्म, खुद के धर्म को रखो, स्वदेश और स्वभाषा, इन पर इन्होंने बल दिया था। तो ये थे इन टॉपिक के क्वेश्चन जिनको अपन ने जो है कवर कर दिया है। तो अगले टॉपिक को वापस अपन शुरू करते हैं जो कि अपना अगला टॉपिक था। इसका पहला क्वेश्चन था जो वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का। अंग्रेजों द्वारा भारतीय उद्योग को नष्ट करने से पूर्व बंगाल से लगभग कितने किस्म का कपड़ा बनाकर यूरोप के बाजारों में जाता था? बंगाल से कितने किस्म का कपड़ा है जो यहाँ से जाता था? तो मित्रों इसका सही आंसर हो जाएगा जो है 90 किस्म का कपड़ा है जो यहाँ से, जो अंग्रेजों से यहाँ से जो है वो यूरोप जाता था, बंगाल से 90 किस्म का कपड़ा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असत्य कथन का सावधानीपूर्वक चयन करें। असत्य कथन का चयन करना है। 1757 ईस्वी में मुगल सम्राट फर्रुख शाह ने अंग्रेज कंपनी को सारे देश में बगैर सूंघी दिए व्यापार करने का फरमान सुना दिया। बिल्कुल बात सही सत्य है। और बताना क्या है अपने को? असत्य कथन बताना है। ठीक है ना, तो पहला तो सत्य है। तो पहला मित्रों इनमें से किस में आ रहा है? नहीं, इनमें भी है, इनमें भी है, तो असत्य तो नहीं है पहला। तो पहले क्वेश्चन से भी अपन लगा सकते हैं इनमें से कोई नहीं। लेकिन अपन चलते 1857 की क्रांति जो प्लासी की लड़ाई 1757 में हुई थी। मीर कासिम कंपनी गवर्नर को मीर कासिम ने कंपनी गवर्नर को 1762 में किसानों पर हो रहे अत्याचार को रोकने के लिए पत्र लिखा था। ये भी बात सत्य है। मुंबई कोलकाता 1780 के दशक में व्यापारिक बंदरगाहों के रूप में विकसित होने लगे थे। ये भी बात सत्य है। तो इनमें से कोई असत्य नहीं है। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा।
अगला है संपत्ति के निकास का सबसे पहले विरोध किसने किया था। देखिए संपत्ति यहाँ से अंग्रेज जो यूरोप लेकर जा रहे थे उनका सबसे पहले जो विरोध है वो किन के द्वारा किया गया था, तो वो किया गया था मित्रों दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत के विकसित अर्थतंत्र के पतन का मुख्य कारण क्या था। भारत के विकसित अर्थतंत्र के पतन का जो है मुख्य कारण क्या था, तो मुख्य कारण था मित्रों संपत्ति का निकास। यहाँ से काफ़ी सारा कच्चा माल है वो अंग्रेज यहाँ से जो इंग्लैंड ले गए थे, इसलिए यहाँ पर जो है आर्थिक अर्थतंत्र का पतन हो गया था। अगला क्वेश्चन है इंग्लैंड के पार्लियामेंट में कुछ खास कपड़ों को छोड़कर बाकी कपड़ों के इस्तेमाल पर जो है रोक लगा दी गई थी। कब लगाई गई थी मित्रों, इंग्लैंड में इंग्लैंड का जो वस्त्र उद्योग प्रभावित होने लगा, इसके कारण वहाँ पर कानून बनाकर रोक लगाई गई थी और वो कानून बनाए गए थे मित्रों 1700 और 1712 के अंदर। ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अंग्रेजों द्वारा बंगाल में जूट उद्योग की स्थापना का महत्वपूर्ण कारण क्या था। देखिए बंगाल में ही जूट उद्योग, बाकी वाले उद्योग यहाँ से बंद कर दिए गए थे और जूट उद्योग को यहाँ पर रखने का जो कारण क्या था, तो मित्रों जूट उद्योग को यहाँ पर रखने का कारण था औद्योगिकरण, जो विरोध नीति थी। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। देखिए कैसे, तो मित्रों यहाँ से जो अंग्रेजों ने औद्योगिकरण विरोध नीति के तहत ही इन्होंने यहाँ के जो उद्योगों को बंद किया था और यहाँ पर कच्चे माल की उपलब्धता के कारण यहाँ पर काफ़ी जो उद्योगों को यहाँ पर लगाने का जो महत्वपूर्ण कारण था ये। अगला क्वेश्चन है अंग्रेजों द्वारा किसानों को लूटने का सीधा तरीका क्या था। किसानों को लूटने का सीधा तरीका क्या था मित्रों, तो किसानों को लूटने का जो उन्होंने सीधा तरीका अपनाया था वो था मालगुजारी द्वारा, यानी एक प्रकार से टैक्स लेकर। अगला क्वेश्चन है मछलीपट्टनम बंदरगाह वर्तमान में किस भारत के किस राज्य में स्थित है। मछलीपट्टनम जो बंदरगाह है वो भारत के किस राज्य में स्थित है, जो कि अंग्रेजों से पूर्व एक महत्वपूर्ण बंदरगाह के रूप में था। तो मछलीपट्टनम जो बंदरगाह है वो कहाँ पर है मित्रों, वो है आंध्र प्रदेश के अंदर। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, आंध्र प्रदेश के अंदर। अगला क्वेश्चन है मलमल की वह साड़ी जिसके लिए मशहूर था कि अंगूठी में से पूरी निकाली जा सकती थी। जो पूरी साड़ी को अंगूठी में से निकाला जा सकता था, कहाँ की प्रसिद्धि मित्रों, जो मलमल की साड़ी है मित्रों वो थी ढाका की प्रसिद्धि। कहाँ की थी, ढाका की। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जब मुगल सम्राट फर्रुखसियर के द्वारा अंग्रेजी कंपनी को एक फरमान दिया गया तो उसमें कितना मूल्य तय किया गया कि कंपनी अब मुगल सम्राट को सालाना इतने रुपए देगी। देखिए कितना रुपए जो है तय किया गया था मुगल सम्राट फर्रुखसियर द्वारा। एक तो उन्होंने अंग्रेजों से उन्होंने मांग रखी थी वो 3000 रुपये सालाना जो फर्रुखसियर को देगी और उन्होंने जो कंपनी को खुला व्यापार करने की जो अनुमति दे दी थी। अगला क्वेश्चन है भारत के साथ व्यापार करने के लिए अंग्रेजों द्वारा उस समय बहुत बड़े जहाज़ों का इस्तेमाल किया जाता था। इन जहाज़ों को क्या कहा जाता था, बहुत बड़े जहाज़ों का इस्तेमाल किया जाता था, उन जहाज़ों को क्या कहा जाता था, तो मित्रों उनका जो नाम था वो था ईस्ट इंडिया मैन। क्या नाम था, ईस्ट इंडिया मैन कहा जाता था उनको। अगला क्वेश्चन है अंग्रेजों के द्वारा जूट उद्योग की स्थापना भारत में कहाँ की गई थी। अंग्रेजों के द्वारा जूट उद्योग की स्थापना जो भारत में कहाँ की गई थी, राजस्थान, बिहार, बंगाल, उड़ीसा। तो मित्रों जूट उद्योग की स्थापना की गई थी वो बंगाल के अंदर की गई थी। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है औद्योगिकरण के बारे में निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। औद्योगिकरण के, देखिए ये औद्योगिकरण की विपरीत प्रक्रिया, बिल्कुल औद्योगिकरण की विपरीत प्रक्रिया है। औद्योगिकरण प्रक्रिया में उद्योगों में कमी तथा उद्योग नष्ट हो जाते हैं, बिल्कुल ये बात सही है। तो दोनों ऑप्शन क्या है, सही है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वास्को डी गामा ने भारत की खोज कब की थी। देखिए वास्को डी गामा ने भारत की खोज कब की थी मित्रों, तो सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 1498 के अंदर वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी। अगला टॉपिक है अपना ब्रिटिशकालीन भारतीय शासन व्यवस्था। ब्रिटिशकालीन भारतीय शासन व्यवस्था, इसका पहला क्वेश्चन है शिक्षा नामक विषय को 1935 के अधिनियम के अनुसार किस सूची में रखा गया था। शिक्षा नामक विषय को किस सूची में रखा गया था मित्रों,
संघ सूची, प्रांतीय सूची, समवर्ती सूची या फिर इनमें से कोई नहीं। तो शिक्षा नामक विषय को है वो प्रांतीय सूची के अंतर्गत रखा गया था। प्रांतीय सूची के अंतर्गत बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? भारत के प्रथम वायसराय मित्रों कौन थे? तो भारत के प्रथम वायसराय थे वो थे लॉर्ड कैनिंग। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग, और जिनको बाद में जो गवर्नर भी बना दिया गया था। तो लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय थे। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश कालीन भारत कितने प्रांतों में बंटा हुआ था? ब्रिटिश कालीन भारत कितने प्रांतों में बंटा हुआ था? तो मित्रों ब्रिटिश कालीन भारत है वो 11 प्रांतों में बंटा हुआ था। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ब्रिटिश संसद के द्वारा किस एक्ट को पारित कर गवर्नर की कार्यकारिणी परिषद के साधारण सदस्यों की संख्या 4 से बढ़ाकर 5 कर दी गई थी? तो ब्रिटिश कालीन जो कार्यकारिणी परिषद के साधारण संख्या की जो सदस्यों की जो संख्या है वो बढ़ाई थी मित्रों। कौन से एक्ट के तहत बढ़ाई थी? वो बढ़ाई थी 1861 भारत परिषद अधिनियम के तहत। 1861 भारत परिषद अधिनियम के तहत बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ये सभी ऑप्शन आपके सामने है। ब्रिटिश पार्लियामेंट के किस एक्ट के द्वारा ब्रिटिश भारत में जो है चुनाव पद्धति की शुरुआत की गई थी? कौन से पार्लियामेंट के द्वारा जो है चुनाव पद्धति की शुरुआत की गई थी मित्रों? तो वो की गई थी 1892 का भारत परिषद अधिनियम। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश पार्लियामेंट के किस एक्ट के द्वारा विधान परिषद को अब संपूर्ण भारत के लिए कानून एवं नियम बनाने की जो शक्ति प्रदान कर दी गई थी? जो विधान परिषद यानी प्रांतों में एक जो स्थायी शासन की स्थापना कर दी गई थी, तो ये कौन से एक्ट के तहत की गई थी मित्रों? ये भी की गई थी 1881 का भारत परिषद अधिनियम के तहत है, जो प्रांतों को एक कानून एवं नियम बनाने की शक्ति दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक जो है मताधिकार एवं निर्वाचन क्षेत्रों की स्थापना की गई थी? कौन से जो अधिनियम के द्वारा, कौन से अधिनियम के तहत मुसलमानों और जो मुसलमानों के लिए अलग से एक पृथक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत की गई थी मित्रों? इसका सही आंसर हो जाएगा बी 1861 का जो अधिनियम था, इसको पार्लियामेंटो अधिनियम भी कहा जाता है। तो बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो इसी को ही कहा जाता है 1881 में जो पार्लियामेंटों के द्वारा जो चुनाव पद्धति लाई गई थी, इसी को सांप्रदायिक चुनाव पद्धति के नाम से जो चुनाव पद्धति का जन्मदाता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रांतों में वैद्य शासन की स्थापना किस एक्ट के द्वारा की गई थी? प्रांतों में जो वैद्य शासन की स्थापना कौन से एक्ट के द्वारा की गई थी मित्रों? तो यही सही है, 1881 का जो अधिनियम था इसके तहत जो है जो प्रांतों में वैद्य शासन की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, किस एक्ट के द्वारा भारत सचिव को जो वेतन मिलता था? मित्रों माफी चाहूँगा, इसका मैंने सही जो आंसर जो गलत बता दिया था। देखिए, ब्रिटिश पार्लियामेंट में विधान परिषद को संपूर्ण ब्रिटिश कानून एवं नियम बनाने यानी प्रांतों में जो वैद्य शासन की स्थापना की गई थी मित्रों, वो की गई थी 1861 का भारत परिषद अधिनियम के तहत। 1861 भारत परिषद अधिनियम के तहत की गई थी। और इसका अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक जो मताधिकार और पृथक निर्वाचन क्षेत्र की स्थापना की गई थी? कौन से अधिनियम के तहत की गई थी मित्रों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो है 1909 का भारत परिषद अधिनियम था, उसके द्वारा ये जो 1909 का जो भारत परिषद अधिनियम, उसी को पार्लियामेंटो अधिनियम के नाम से जाना जाता है। तो सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, मैंने गलत बता दिया इसका। अगला क्वेश्चन है, सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का जन्मदाता पार्लियामेंटो, बिल्कुल सही है। और अगला है, प्रांतों में वैद्य शासन की स्थापना किस एक्ट के तहत की गई थी? कौन से एक्ट के तहत जो प्रांतों में वैद्य शासन की स्थापना की गई थी मित्रों? तो प्रांतों में वैद्य शासन की स्थापना की गई थी 1919 का भारत जो सरकार अधिनियम के तहत की गई थी। 1919 भारत सरकार अधिनियम के तहत। अगला क्वेश्चन है, किस एक्ट के द्वारा भारत सचिव जो वेतन भारत सरकार से मिलता था, इस अधिनियम के द्वारा वह अंग्रेजी कोष से मिलना तय हो गया था? देखिए, पहले ये भारत सचिव को भारत यहाँ से जो अपने यहाँ से
जो उनको वेतन मिलता था, लेकिन कौन से अधिनियम के तहत उनको अंग्रेजी कोर्स से मिलना शुरू हो गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो है 1919 का भारत सरकार अधिनियम। 1919 का भारत सरकार अधिनियम, डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 1919 का भारत सरकार अधिनियम मित्रों काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्रांतों में वैद्य शासन समाप्त कर केंद्र में वैद्य शासन को लागू करना जो कौन से एक्ट के तहत किया गया था? प्रांतों में जो वैद्य शासन स्थापित किया गया था 1919 के एक्ट में, 1909 के एक्ट में, और उसके बाद में जो है वापस से जो केंद्र में वो वैद्य शासन को लागू किया गया था वो कौन से एक्ट के तहत किया गया था मित्रों? वो किया गया था 1935 के एक्ट के तहत, 1935 के एक्ट के तहत। तो मित्रों 1919 के एक्ट और 1935 के एक्ट में यही बड़ा फर्क है कि 1919 में जो प्रांतों में वैद्य शासन स्थापित किया गया और 1935 में प्रांतों में वैद्य शासन को हटाया गया। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम के द्वारा भारत में सर्वप्रथम संघात्मक सरकार की स्थापना की गई थी? कौन से अधिनियम के द्वारा भारत में सर्वप्रथम संघात्मक सरकार की स्थापना की गई थी? संघात्मक सरकार की स्थापना की गई थी कौन से अधिनियम के द्वारा? तो मित्रों ये अधिनियम था जो है 1935 एक्ट के तहत भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम के द्वारा एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? कौन से अधिनियम के द्वारा एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? ये भी 1935 का भारत परिषद अधिनियम के तहत एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई जो कि सर्वोच्च न्यायालय के नाम से जाना जाता है। किस अधिनियम के तहत बर्मा को भारत से पृथक कर दिया गया था? कौन से अधिनियम के तहत बर्मा को भारत से पृथक कर दिया गया था मित्रों? तो ये अधिनियम था 1935 का अधिनियम, उनको बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। 1935 में 1935 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत राज्यसभा, जैसे कि उच्च सदन कहा जाता था, में कुल कितने सदस्यों का प्रावधान था? जो राज्यसभा उच्च सदन में कुल कितने सदस्यों का प्रावधान था मित्रों? तो वो थे 260 सदस्यों का प्रावधान था। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1935 के अधिनियम में राज्यसभा के कितने सदस्य देशी रियासतों के अंतर्गत आते थे? कितने सदस्य देशी रियासतों से आते थे मित्रों? तो देशी रियासतों से 104 सदस्य आते थे, 104 सदस्य, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, संघीय सभा जिसे निम्न सदन भी कहा जाता था का कार्यकाल कितना होता था? संघीय सभा जो कि निम्न सदन होता था उनका कार्यकाल कितना हुआ करता था मित्रों? उनका कार्यकाल जो कि अभी लोकसभा के नाम से जाना जाता है, उनका कार्यकाल 5 वर्ष होता था। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1935 के अधिनियम में राज्यसभा का कार्यकाल क्या था मित्रों? राज्यसभा का कार्यकाल क्या था? 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष या फिर कोई नहीं? मित्रों राज्यसभा का कार्यकाल निश्चित ये स्थायी सदन हुआ करता था। इनके जो सदस्यों का कार्यकाल हुआ करता था वो 6 वर्ष का हुआ करता था और 2/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष के बाद में निर्वाचित किए जाते थे। और संघीय सभा के सदस्यों की संख्या कितनी होती थी? संघीय सभा के सदस्यों की जो संख्या है वो कितनी थी? 375 इनके संघीय सभा के सदस्यों की संख्या थी। ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 1935 के एक्ट में निम्न सदन में देशी रियासतों को कितने स्थान निर्धारित किए गए? निम्न सदन में देशी रियासतों के कितने स्थान निर्धारित किए गए थे? 121, 124, 125 या फिर 130? तो निम्न सदन के लिए जो सदस्यों के जो स्थान निर्धारित किए गए थे वो मित्रों किए गए थे 125। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, 125। अगला क्वेश्चन है, 1935 के अधिनियम में विषयों को कितने श्रेणियों में बांट दिया गया था? विषयों को जो है कितने श्रेणियों में बांट रखा था मित्रों? तो 1935 के अधिनियम के तहत विषयों को जो है 3 श्रेणियों में बांट दिया गया था, 3 सूचियों में बांट दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, 1935 के भारत सरकार अधिनियम में जो है अधिनियम में विषयों को किन किन श्रेणियों में विभाजित किया गया? विषयों को जो है किन किन श्रेणियों में विभाजित किया गया था? संघ सूची, प्रांतीय सूची, समवर्ती सूची या फिर उपरोक्त सभी? तो इन तीनों सूचियों में ही इनको विभाजित किया गया था। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन रहेगा अपना अगला, 1935 के अधिनियम के अंतर्गत संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के निम्न कितने कितने विषय रखे गए क्रमानुसार बताना है अपने को। तो मित्रों मैं बता दूं,
जो है संघ सूची के अंदर 59 विषय थे। कहाँ पर गए? 59 विषय। और समवर्ती सूची 54 विषय, और जो है राज्य सूची 54 विषय और समवर्ती सूची के अंदर 37 विषय। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विवाह नामक विषय को 1935 के अधिनियम के अनुसार किस सूची में रखा गया था? विवाह नामक विषय को कौन सी सूची के अंतर्गत रखा गया था मित्रों? तो विवाह नामक विषय को जो है राज्य सूची के अंतर्गत रखा गया था, समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा गया था। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। विवाह नामक कई सारे ऐसे जो विवाह होते थे उनके ऊपर जो सरकार अपने खुद के बलबूते पर उनका निर्णय लेती थी, तो कई इनके जो विषय हैं वो प्रांतों को भी दिए जाते थे। समवर्ती सूची के अंतर्गत इनको रखा गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो मित्रों, भारतीय शिक्षा का जो मैग्ना कार्टा है वो 1854 का साल्स वुड का जो डिस्पेच पत्र है उसी को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, साल्स वुड के डिस्पेच के अंतर्गत उस शिक्षा का माध्यम क्या रखा गया? कौन से मीडियम को रखा गया था उस शिक्षा के अंतर्गत? तो मित्रों, उस शिक्षा का जो माध्यम है वो अंग्रेजी रखा गया था साल्स वुड के डिस्पेच के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, समाचार पत्रों के प्रतिबंधित करने के लिए सरकार ने कौन सा कानून लाया गया था? जो है समाचार पत्रों पर जो प्रतिबंध लगाने के लिए कौन सा कानून लाया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मित्रों, जो कानून लगाया गया था 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एल्बर्ट बिल के अनुसार भारतीय न्यायाधीश को यूरोपियन के विरुद्ध सुनवाई का अधिकार दिया गया। किस गवर्नर जनरल के काल में ये लाया गया? एल्बर्ट बिल के अनुसार भारतीय न्यायाधीश को यूरोपियन के विरुद्ध सुनवाई करने का अधिकार दिया गया था। कौन से जनरल के काल में ये लाया गया था? ये बहुत ही मुख्य कानून था, तो ये लाया गया था लॉर्ड रिपन के काल में। लॉर्ड रिपन के काल में लाया गया था। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। राजस्थान में अंग्रेजी शिक्षा का आरंभ राजस्थान के कौन से क्षेत्र से हुआ था? मित्रों, ये राजस्थान में अंग्रेजी शिक्षा का आरंभ हुआ था अजमेर से। कहाँ से हुआ माना जाता है? अजमेर से, और अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की गई थी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन रहेगा अपना, ब्रिटिश काल में राजस्थान की रियासतों में किन नाबालिग कुमार के राजा बनने पर ब्रिटिश सरकार द्वारा पॉलिटिकल एजेंट की अध्यक्षता में किसका गठन किया गया था? जो कौन से नाबालिग एक राजा बन जाने के कारण पॉलिटिकल एजेंट की जो अध्यक्षता में जो एक अपन कह सकते हैं एक गठन किया गया था, संस्था का गठन किया गया था, अपन कह सकते हैं। देखिए, शासन परिषद, अभिभावक परिषद, द्वैध शासन परिषद। तो मित्रों, वो थी अभिभावक परिषद का गठन किया गया था, जो कि अभिभावक अपने जैसे बच्चे का अभिभावक होता है, इसी प्रकार नाबालिग का जो है ध्यान रखने के लिए अभिभावक परिषद की गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश काल में जयपुर राज्य में सर्वोच्च न्यायालय किसे कहा जाता? सर्वोच्च न्यायालय किसे कहा जाता? ब्रिटिश काल में जयपुर राज्य में सर्वोच्च न्यायालय किसे कहा जाता? इजलास, महकमा खास, या फिर इन दोनों को कहा जाता था? तो मित्रों, जो है अपन कह सकते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के आगे जाकर दो भाग हो गए थे, दो बंटवारा हो गया था। एक को इजलास कहा जाता था, एक को महकमा खास कहा जाता था। जो जयपुर राज्य के सर्वोच्च न्यायालय को क्या कहा जाता था मित्रों? तो जयपुर राज्य के सर्वोच्च न्यायालय को महकमा खास कहा जाता था। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन रहेगा, बीकानेर रियासत में किस सिद्धांत के आधार पर न्याय व्यवस्था लागू की गई थी? बीकानेर रियासत में कौन से जो सिद्धांत के अनुसार न्याय व्यवस्था लागू की गई थी मित्रों? तो बीकानेर रियासत के अंदर न्याय व्यवस्था लागू की गई थी, वो की थी शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के तहत। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, परगना किसे कहा जाता है? परगना किसे कहा जाता था? राज्य की सर्वोच्च इकाई होती थी, या फिर ग्राम पंचायत के नीचे की इकाई, या फिर ग्राम पंचायत के ऊपर की प्रशासनिक इकाई? उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों, मैं आपको बता दूं, परगना है वो ग्राम पंचायत के नीचे की इकाई होती थी, उसको परगना कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन है अपना 1858 के भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत एक नवीन व्यवस्था प्रारंभ की गई। इसमें सेना का पुनर्गठन के लिए भारतीय सैनिकों की तुलना में यूरोपीय सैनिकों का अनुपात बढ़ा दिया गया था। किस कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर यह किया गया था? यूरोपीय जो सैनिकों का जो है इनमें अनुपात बढ़ा दिया था, तो कौन से कमीशन के तहत ये की गई थी मित्रों? ये था पील कमीशन के अनुसार। पील कमीशन के अनुसार भारतीय सैनिकों की तुलना में अंग्रेजी सैनिकों की संख्या है वो बढ़ा दी गई थी। तो सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन रहेगा इसका, अंतिम क्वेश्चन है इस टॉपिक का। 1857 की क्रांति के पश्चात भारत का प्रथम वायसराय किसे बनाया गया था? भारत का प्रथम वायसराय किसे बनाया गया था 1857 की क्रांति के बाद में? तो मित्रों मैंने पहले बताया था लॉर्ड कैनिंग को जो है वायसराय बनाया गया था। इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखिए पहले वायसराय का पहले गवर्नर का पद था, उसके बाद में वायसराय का पद नियुक्त कर दिया गया। लॉर्ड कैनिंग को प्रथम वायसराय बनाया गया था भारत का। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। तो ठीक है, इस टॉपिक को अपन यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगला टॉपिक शुरू करते हैं, बने रहिए आप हमारे साथ में। अगला टॉपिक है राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक है, पहला क्वेश्चन है लखनऊ समझौता कब हुआ? लखनऊ समझौता कब हुआ? तो मित्रों लखनऊ समझौता हुआ था दिसंबर 1916 के अंदर। ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। लखनऊ समझौता दिसंबर 1916। सापेकर बंधुओं के द्वारा किस प्लेग कमिश्नर की हत्या की गई थी मित्रों? तो सापेकर बंधुओं के द्वारा कौन से प्लेग कमिश्नर की हत्या कर दी गई थी मित्रों? वो थे सालस रैंड की हत्या कर दी गई थी सापेकर बंधुओं के द्वारा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन रहेगा रॉलेट एक्ट भारत में कब लाया गया था? रॉलेट एक्ट भारत में कब लाया गया था? अगला क्वेश्चन है रॉलेट एक्ट भारत कब आया? रॉलेट एक्ट भारत कब आया? तो मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट है वो भारत में आया था, मार्च 1919 में। अगला क्वेश्चन दांडी यात्रा साबरमती से कब शुरू की गई थी? देखिए कब तक शुरू की गई थी दांडी यात्रा साबरमती से? जो साबरमती से दांडी तरफ एक यात्रा शुरू की गई थी वो कब की गई थी मित्रों? वो की थी 12 मार्च 1930 को, 12 मार्च 1930। ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गोपाल सिंह खरवा जो कि टोडगढ़ से भाग गए थे 10 जुलाई 1915 को, फिर वहां से गिरफ्तार करके उनको किस जेल में रखा गया था? कौन सी जेल में रखा गया था? तिहाड़ जेल के अंदर उनको रखा गया था। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु को फांसी कब दी गई थी? भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु को फांसी कब दी गई थी मित्रों? अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की मित्रों? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी वो 1885 के अंदर हुई थी, 1885। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ मित्रों? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम मित्रों 1857 का माना जाता है। 1857 को संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब होती है मित्रों? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को होती है। 28 दिसंबर 1885 को होती है। ठीक है, बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक कहाँ होती है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक कहाँ पर होती है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक होती है वो मुंबई के अंतर्गत होती है, मुंबई में। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? पहले अध्यक्ष कौन थे? वो थे WC बनर्जी अर्थात व्योम सुंदर बनर्जी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए सत्य कथन का चयन करें। निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए सत्य कथन का चयन करना है मित्रों। तो देखिए ऑप्शन क्या है, कथन क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अंग्रेज अधिकारी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के पहल पर हुई थी। इसकी पहली बैठक मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुई थी। ह्यूम को बैठक का पहला जनरल सेक्रेटरी बनाया गया। तो इसके तीनों कथन हैं वो सत्य हैं, तीनों कथन सत्य हैं, अर्थात ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है भारत में किस दशक
में मध्य भारत में अकाल फैला था? भारत में कौन से दशक में मध्य भारत में अकाल फैला था मित्रों? तो अकाल फैला था भारत के अंदर, वो फैला था 1890 के अंदर। 1890 के अंदर, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 1890 के अंदर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उग्रवाद का जनक किसे कहा जाता है? उग्रवाद का जनक किसे कहा जाता है मित्रों? उग्रवाद का जनक कहा जाता है बाल गंगाधर तिलक को। बाल गंगाधर तिलक को, ए ऑप्शन है इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मराठा और केसरी अखबार किसके द्वारा निकाले गए थे? मराठा और केसरी अखबार किसके द्वारा निकाले गए थे? तो मित्रों, मराठा और केसरी अखबार जो प्रकाशित किए जाते थे, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा प्रकाशित किए जाते थे। बंगाल का विभाजन कब होता है? बंगाल का विभाजन 1905 के अंदर, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस का विभाजन कौन से अधिवेशन में होता है? कांग्रेस का विभाजन कौन से अधिवेशन में होता है? तो अधिवेशन था सूरत का अधिवेशन 1907 का, जिसमें कांग्रेस के दो धड़े हो जाते हैं, नरम दल और गरम दल। ठीक है, ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। इनमें से कौन सा नेता जो गरम दल का नहीं था? लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, ये तीनों गरम दल के थे। गोपाल कृष्ण गोखले नहीं थे, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को सावधानीपूर्वक पढ़ें। निम्नलिखित कथनों को सावधानीपूर्वक पढ़ें। देखिए कथन क्या है, दिसंबर 1911 में दिल्ली में शाही दरबार का आयोजन करके उसमें बंगाल विभाजन को निरस्त करने की जो है सरकार की जो घोषणा की गई थी, बिल्कुल ये बात सत्य है। और इसी में देश की राजधानी दिल्ली से हटाकर कोलकाता कर दी गई, ये भी बात सत्य है। उपरोक्त में से दोनों कथन क्या है? राइट है, दोनों कथन सत्य हैं। ठीक है, देखिए इसमें क्या पूछा गया है, इसी में देश की राजधानी दिल्ली से हटाकर कोलकाता से हटाकर दिल्ली कर दी गई थी। ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, कोलकाता से हटाकर दिल्ली कर दी गई, तो केवल एक ऑप्शन राइट हो जाएगा, केवल एक, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब होती है? जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब होती है? तो मित्रों, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जो घटना है वो होती है 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919, सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपना, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय अमृतसर में नियुक्त अंग्रेज जनरल डायर को किस क्रांतिकारी ने लंदन जाकर मारा था? देखिए, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड करवाने वाला जो अंग्रेजी अधिकारी था, उनको लंदन में जाकर कौन से क्रांतिकारी ने उनका बदला लिया था? वो थे मित्रों उधम सिंह। उधम सिंह के द्वारा उनको लंदन में जाकर वहाँ पर मारा गया था। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन रहेगा अपना, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को किस कारण वापस लिया था? गांधी जी ने जो है असहयोग आंदोलन को किस कारण वापस लिया था? गोरखपुर जिले के सोरासोरी की घटना के कारण। गांधी जी को लग रहा था कि अब आंदोलन नहीं चल सकता, जनता ने धैर्य का जवाब देने लगा। क्रांतिकारी विचारों वाले नेता गांधी जी से सहमत नहीं थे। इसका मित्रों सही आंसर हो जाएगा, गोरखपुर जिले के जो सोरासोरी हत्याकांड हुआ था, उस घटना के कारण गांधी जी ने जो असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। इसका सही आंसर हो जाएगा, ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन रहेगा, साइमन कमीशन बम्बई कब पहुंचा था? साइमन कमीशन बम्बई कब पहुंचा था? 3 मई 1926, 4 जनवरी 1927, 3 फरवरी 1928 या फिर 3 फरवरी 1929। तो साइमन कमीशन मित्रों भारत बम्बई आया था, वो 3 फरवरी 1928 को आया था, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ? क्योंकि इसमें एक ही भारतीय नहीं था, ये भारतीय संस्कृति के विरुद्ध था, या इसने भारतीयों का शोषण करने के नियम बनाए गए थे, या उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ था? क्योंकि इनमें एक भी भारतीय नहीं था, इसलिए इसका विरोध किया गया। अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन के विरोध में लाहौर में लाला लाजपत राय नेतृत्व कर रहे थे, तब किस अधिकारी द्वारा उन पर लाठियां बरसाई गई? कौन से अधिकारी के द्वारा उनके ऊपर लाठियां बरसाई गई, जिसके कारण उसके सिर में ज़्यादा चोटें आई थी और कुछ समय के बाद में उनकी मृत्यु हो जाती है? तो मेजर सैंडर्स के द्वारा उनके ऊपर लाठियां बरसाई गई थी, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने 1930 में देश भर में कौन सा आंदोलन चलाया था? महात्मा गांधी ने 1930 में देश भर में कौन सा आंदोलन चलाया था? 1930 की बात कर रहा है मित्रों। 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन फरवरी 1930 में इन्होंने शुरू किया था। अगला है, अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा कौन से आंदोलन के दौरान दिया गया था? अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा कौन से आंदोलन के द्वारा दिया गया था और कब दिया गया था? मित्रों ये पूछ रहा है 1900 जो है भारत छोड़ो आंदोलन का नारा कौन से आंदोलन के तहत दिया गया था? मित्रों ये दिया गया था अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन। ये 1942 में जो असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था उसके तहत अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया गया था। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, भारत के युवा शहीद हेमू कालाणी का जन्म 23 मार्च 1923 को कहाँ हुआ था? हेमू कालाणी का जन्म है वो कहाँ हुआ था मित्रों? तो हेमू कालाणी का जो सबसे युवा शहीद माने जाते हैं हेमू कालाणी, जिसमें इनको फांसी दी गई थी, लगभग 19 साल के थे। तो इनका जन्म हुआ था पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत में खक्खर गांव में हुआ था इनका जो है जन्म। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किस भारतीय के द्वारा की गई थी? लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किस भारतीय के द्वारा की गई थी मित्रों? तो लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की थी श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा की गई थी। और वीर सावरकर ने जो अपने क्रांति का केंद्र बनाया था इंडिया हाउस को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सावधानीपूर्वक पढ़कर उन पर विचार करें। देखिए कथन क्या है, वीडी सावरकर का जन्म नासिक जिले के भंगूर गांव में 28 मई 1883 को होता है। बिल्कुल बात सत्य है। इनके पिता का नाम दामोदर पंत और माता का नाम राधाबाई था। इनके 1857 का स्वतंत्र समर नामक पुस्तक लंदन के इंडिया हाउस में लिखी गई। बिल्कुल बात सत्य है। वहाँ कुछ दिनों तक ब्रिटिश जेल में रखने के बाद उसे मारिया नामक जलयान से उसे बम्बई भेजा गया। ये भी बात सही है। उपरोक्त में से सत्य कथन बताने हैं। तो मित्रों इसका सत्य कथन ए है। 1 2 3 4 चारों ही कथन है वो सही है। सही ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए? सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष चुने गए थे। अगला क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस ने कब संभाली थी? आज़ाद हिंद फौज की जो है कमान है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कब संभाली गई थी मित्रों? तो उनके द्वारा जो आज़ाद हिंद फौज की जो कमान है वो 1943 में संभाली गई थी। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था? मित्रों सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था? कहाँ? तो बंगाल में हुआ था इनका जन्म। और हुआ कब था? इनका जन्म हुआ था मित्रों 1897 में। 1897 में बंगाल के अंदर हुआ था सुभाष चंद्र बोस का जन्म। अगला है, बिजोलिया के किसानों को कितने प्रकार के कर देने पड़ते थे? बिजोलिया जो किसान आंदोलन हुआ था वो किस कारण हुआ था? और यहाँ पर कर को लेकर जो आंदोलन हुआ था कितने प्रकार के कर देने पड़ते थे यहाँ के जो किसानों को? तो मित्रों यहाँ के किसानों को जो 84 प्रकार के कर देने पड़ते थे। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 84 प्रकार मतलब 84 प्रकार के कर देने पड़ते थे और ये इनसे प्रताड़ित हो चुके थे पूरी तरह से। किस क्रांतिकारी के द्वारा ये कहा गया था कि श्रीमान अगर मैं नौकरी करूँगा तो अंग्रेजों को भारत से कौन निकालेगा? मित्रों ये कहा था अर्जुन लाल सेठी के द्वारा। देखिए अर्जुन लाल सेठी इन्होंने जो स्नातक की परीक्षा पास करने के बाद में इसको जयपुर का प्रधानमंत्री बनाने के लिए आमंत्रित किया गया और इन्होंने ये बात कहते हुए इन पद को ठुकरा दिया था। अगला क्वेश्चन है, नीमेज हत्याकांड में किस क्रांतिकारी का नाम आता है? नीमेज हत्याकांड में कौन से क्रांतिकारी का नाम आता है? तो अर्जुन लाल सेठी का नाम आता है मित्रों नीमेज हत्याकांड में। ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अर्जुन लाल सेठी को किस जेल में रखा गया? देखिए अर्जुन लाल सेठी को काफ़ी समय बाद में गिरफ्तार कर लिया गया था। इन्होंने अपनी जो स्कूल खोली थी कॉलेज, वहाँ पर क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता था। इसके कारण इनको मतलब जो है इनके ऊपर केस चलाया गया और जेल में बंद कर दिया गया। कौन सी जेल के अंदर डाला गया था अर्जुन लाल सेठी को? यरवदा जेल, वेलूर जेल, हजारीबाग, बरेली जेल। तो मित्रों अर्जुन लाल सेठी को वेलूर जेल के अंदर डाला गया था। वेलूर जेल
ठीक है ना। अगला है सेतावनीरा सुंगटिया, 13 सोरठे थे, किस क्रांतिकारी के द्वारा लिखे गए थे? सेतावनीरा सुंगटिया केसरी सिंह बारट के द्वारा लिखे गए थे और मेवाड़ के महाराजा जिस समय दिल्ली दरबार में शामिल होने के लिए जा रहे थे और उस समय इन्होंने वहाँ पर रोकने के लिए ये 13 सोरठे कहे थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सावधानीपूर्वक पढ़ते हुए उन पर विचार करें। केसरी सिंह बारट का जन्म 1872 शाहपुरा भीलवाड़ा के समीप देवपुरा गांव में हुआ था। बिल्कुल ये बात सत्य है। आगे 1903 में दिल्ली दरबार में मेवाड़ के महाराजा फतेह सिंह शामिल होने के समाचार मिलने पर उनको ये कदम उनको उचित लगा। बिल्कुल मित्रों, उनको ये कदम उचित नहीं, उनको अनुचित लगा। तो इसका सही कथन सिर्फ ए हो जाएगा। ए कथन इसका सही हो जाएगा, एक ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, केसरी सिंह बारट को 20 वर्ष की सजा देकर किस जेल के अंदर जो है भेजा गया था? केसरी सिंह बारट को कौन सी जेल के अंदर भेजा गया था मित्रों? तो केसरी सिंह बारट को भेजा गया था हजारीबाग सेंट्रल जेल के अंदर। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केसरी सिंह बारट के पुत्र प्रताप सिंह को किस जेल के अंदर रखा गया? प्रताप सिंह को कौन सी जेल के अंदर रखा गया? येरवदा, वेलूर, हजारीबाग या फिर बरेली जेल? बिल्कुल इनको मित्रों बरेली जेल के अंदर रखा गया था केसरी सिंह बारट के पुत्र प्रताप सिंह बारट को। अगला क्वेश्चन है, किस क्रांतिकारी ने ये कहा था कि मेरी माँ मेरे लिए रात दिन रोती है और बहुत दुखी है तो रोने दो, किंतु मैं अन्य सैकड़ों माताओं के रोने का कारण नहीं बन सकता? ये कई बार एग्जाम में पूछा गया मित्रों। ये कहा था प्रताप सिंह बारट के द्वारा और अंग्रेजी अधिकारी को इनको बहुत बार मुखर करने के लिए, इनको जो सत्य बताने के लिए कई बार इनको जो प्रताड़ित किया गया, ऐसी ऐसी बातें कही गई, लेकिन इनको टस से मस नहीं हुआ। अगला क्वेश्चन है, जोरावर सिंह बारट के और उनके साथियों द्वारा दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग्स के जुलूस पर बम कब फेंका? दिल्ली में लॉर्ड हार्डिंग्स के जुलूस पर इन्होंने बम फेंका था मित्रों। कब फेंका था ये बम? ये 1912 का जो है दिल्ली जो षड्यंत्र में इनका नाम आता है 1912। ठीक है, जो सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जयपुर में वर्धमान महाविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? जयपुर में वर्धमान महाविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, जो देश भर में क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण का मुख्य केंद्र बन गया था? वर्धमान महाविद्यालय की स्थापना की गई थी अर्जुन लाल सेठी के द्वारा। ठीक है ना मित्रों। अगला क्वेश्चन है, केसरी सिंह बारट पर जोधपुर के किस महंत की हत्या का आरोप लगा था? देखिए, केसरी सिंह बारट के ऊपर एक झूठा आरोप लगाया गया था, जो प्यारेलाल हत्याकांड। प्यारेलाल हत्या का जो एक महंत थे प्यारेलाल, उनकी हत्या का इनके ऊपर केस लगाया गया। अगला क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन है इस टॉपिक का, जो है निम्नलिखित कथनों को सावधानीपूर्वक पढ़ते हुए उन पर विचार करें, चयन करें। असत्य कथन नहीं है, जो असत्य नहीं है उनका चयन करना है, अर्थात जो सत्य है उनका चयन करना है। हैदराबाद सिंध से बीकानेर लौटते हुए जोधपुर के पास आसानाडा रेलवे स्टेशन पर स्टेशन मास्टर ने धोखा देकर प्रताप सिंह बारट को पकड़वा दिया था। बिल्कुल ये बात सत्य है। और अंग्रेज अधिकारी चार्ल्स क्लीवलैंड प्रताप सिंह बारट पर दबाव डालता रहा कि तुम्हारी माँ तुम्हारे बिना दुखी है और आंसू बहाती है। बिल्कुल ये दोनों बात सत्य हैं, तो दोनों ऑप्शन राइट हो जाएंगे। दोनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे? राइट हो जाएंगे। अगला टॉपिक है अपना आज़ादी के बाद का भारत। आज़ादी के बाद का भारत मित्रों, इस टेस्ट पेपर को अपन शुरू करते हैं। 8 क्लास का अगला टॉपिक है आज़ादी के बाद का भारत। पहला क्वेश्चन है, पाकिस्तान जाने वाले संविधान सभा के सदस्यों ने स्वयं को भारत की संविधान सभा से अलग कब कर दिया गया था? पाकिस्तान जाने वाले जो सदस्य थे वो भारत की संविधान सभा से अपने आप को अलग कब कर दिया गया था मित्रों? तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। 3 जून 1946 को इन्होंने भारतीय संविधान सभा से अपने आप को अलग कर दिया था। अगला क्वेश्चन है, जब 1946 में संविधान सभा की पहली बैठक होती है तो उस समय संविधान सभा के कुल कितने सदस्य रखे गए थे? जब 1946 में संविधान सभा की पहली बैठक होती है उस समय संविधान सभा में कुल कितने सदस्य रखे गए थे? मित्रों, इसका सही आंसर हो जाएगा 389 सदस्य रखे गए थे। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत व पाकिस्तान के विभाजन के पश्चात संविधान सभा के 2 भागों में
बांटने के बाद पाकिस्तान की संविधान सभा को अलग होने और हैदराबाद के प्रतिनिधियों शामिल नहीं होने से भारतीय संविधान सभा में कुल कितने सदस्य रह गए थे? पाकिस्तान में सीधी सी बात है, पाकिस्तान संविधान सभा के सदस्य अलग हो जाने के बाद में भारतीय संविधान सभा के कुल कितने सदस्य बच गए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, पीछे सदस्य बच गए थे 299 सदस्य, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन रहेगा, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब होती है? भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब होती है? मित्रों, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक है वो हुई थी 9 दिसंबर 1946, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 9 दिसंबर 1946। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को अधिनियमित, आत्मार्पित, अंगीकृत कब किया गया? भारतीय संविधान सभा को अधिनियमित, आत्मार्पित और अंगीकृत कब किया गया? तो मित्रों, भारतीय संविधान सभा को अधिनियमित, आत्मार्पित और अंगीकृत, आत्मार्पित, अधिनियमित, ये तीनों का मित्रों क्रम है। पहले अधिनियमित आता है, उसके बाद आत्मार्पित, फिर है अंगीकृत। कई बार एग्जाम में फर्स्ट ग्रेड में भी पूछा गया है कि इनका सही क्रम बताइए। तो ये कब किया गया था, मतलब भारतीय संविधान को स्वीकार कब किया गया था? तो भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को लागू कब किया गया? भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? जैसा कि आप सभी को पता ही है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। अगला क्वेश्चन है, भारत की अंतरिम सरकार ने किसके नेतृत्व में रियासती विभाग की स्थापना की थी? रियासती विभाग की स्थापना किसके नेतृत्व में की थी? मित्रों, रियासती विभाग की स्थापना है और सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संघ में सबसे पहले शामिल होने की अनुमति किसने दी? भारतीय संघ में सबसे पहले शामिल होने की अनुमति किसने दी थी? देखिए, भारतीय संघ में सबसे पहले शामिल होने की अनुमति दी थी बीकानेर रियासत ने, सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ के किस शासक ने किया था? मेवाड़ भारत में रहेगा या बाहर? इसका निर्णय हमारे पुरखे पहले ही कर गए। यदि देशद्रोह करना होता तो मेरे पास हैदराबाद से बड़ी रियासत होती। देखिए, ये बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट दिया था। मेवाड़ के उस समय राजा थे महाराजा जो है भूपाल सिंह के द्वारा, महाराजा भूपाल सिंह के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया था। जब जिन्ना ने इनको पाकिस्तान के अंदर आमंत्रित किया था तब इन्होंने ये बात कही थी। अगला क्वेश्चन है, 15 अगस्त 1947 से पूर्व कुछ रियासतों को छोड़कर लगभग सभी रियासतों ने भारतीय संघ में सम्मिलित होने की सहमति दे दी थी। कौन सी रियासतों को छोड़कर सभी रियासतों ने जो है सहमति दे दी थी? जूनागढ़, बिल्कुल, हैदराबाद, कश्मीर, इन 3 रियासत ये 1947 तक भारत में नहीं मिली थी, बाकी सभी रियासतें मिल गई थी। उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत व पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा किस नाम से जानी जाती है? भारत व पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा किस नाम से जानी जाती है? उरंड रेखा, रेड क्लिफ या भारत पाक रेखा, उपरोक्त सभी। देखिए, भारत और पाकिस्तान की मध्य रेखा है वो रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानी जाती है, रेड क्लिफ रेखा, इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी पंचवर्षीय अंतिम पंचवर्षीय योजना थी? कौन सी पंचवर्षीय योजना है जो अंतिम पंचवर्षीय योजना थी? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा मित्रों? देखिए, कौन सी पंचवर्षीय अंतिम पंचवर्षीय योजना थी? जो 12वीं पंचवर्षीय योजना है वो एक प्रकार से अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, 2015 में योजना आयोग के स्थान पर एक नवीन संस्था का गठन किया गया, जिसे क्या कहते हैं? योजना आयोग के स्थान पर एक नवीन संस्था का गठन किया गया, उसे क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? नीति आयोग। योजना आयोग की जगह पर जो नया आयोग लाया गया उसको नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया, जो कि भीलवाड़ा से, राजस्थान भीलवाड़ा से संबंध रखते हैं, अरविंद पनगड़िया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राज्यों के पुनर्गठन के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया, इसमें किस आधार पर राज्यों को बनाने की बात कही गई? देखिए, राज्यों का पुनर्गठन है वो किस आधार पर बनाने की बात कही थी? मित्रों, राज्य पुनर्गठन आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया था। अगला क्वेश्चन है, मैसूर का नाम बदलकर क्या रख दिया गया था? मैसूर का नाम बदलकर क्या रख दिया था? तो मित्रों, मैसूर का नाम बदलकर कर्नाटक रख दिया था। ये रहा सी ऑप्शन, कर्नाटक रख दिया था।
अगला क्वेश्चन है मद्रास को क्या नया नाम दिया गया। देखिए मैसूर का कर्नाटक कर दिया, मद्रास का क्या नाम दिया गया था, तमिलनाडु, मद्रास का तमिलनाडु। और अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला क्वेश्चन है भारत में शामिल होने वाले सदस्यों में राजस्थान का कौन सा सदस्य नहीं था। देखिए भारतीय संविधान सभा में शामिल होने वाले राजस्थान से कौन सा सदस्य नहीं था। देखिए पंडित मुकुट बिहारी लाल थे, रामचंद्र उपाध्याय थे, लेफ्टिनेंट कर्नल दलेल सिंह ये थे, शशिदानंद सिन्हा नहीं थे। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा में शामिल होने वाले सदस्यों में राजस्थान का कौन सा सदस्य नहीं था। राजस्थान का कौन सा सदस्य नहीं था, फिर वही क्वेश्चन। तो टी राघवाचार्य थे बिल्कुल, सरदार के एम पनिकर थे, सी एस वेंकटाचारी थे, भीमराव अम्बेडकर नहीं थे। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। तो मित्रों ये भी टॉपिक अपना समाप्त होता है। चलिए अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अगला है राजस्थान का एकीकरण। ये मित्रों उसी टॉपिक का एक पार्ट है लेकिन इसको अलग से बनाया गया है। राजस्थान का एकीकरण, पहला क्वेश्चन है रियासती विभाग के अनुसार कौन सी रियासतें अपना अलग अस्तित्व बनाए रख सकती थी। कौन रियासती विभाग के अनुसार कौन सी शर्त के अनुसार जो रियासतें अपना अलग से अस्तित्व बनाए रख सकती थी। तो जिन रियासतों की जनसंख्या 10 लाख से अधिक हो या आय 1 करोड़ से अधिक हो। तो उपरोक्त तो दोनों मित्रों इसका सही आंसर होगा, सी ऑप्शन इसका राइट है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के राजाओं को एकत्रित कर राजस्थान यूनियन बनाने का प्रस्ताव जो है वो किसने रखा था। राजस्थान यूनियन बनाने का प्रस्ताव किसने रखा था मित्रों। राजस्थान यूनियन बनाने का प्रस्ताव है मेवाड़ के महाराणा के द्वारा रखा गया था। अगला क्वेश्चन है आड़ोती संघ बनाने का प्रस्ताव किसके द्वारा रखा गया था। आड़ोती संघ बनाने का जो प्रस्ताव है मित्रों वो किसके द्वारा रखा गया था। आड़ोती संघ बनाने का प्रस्ताव है कोटा के महाराव के द्वारा रखा गया था, कोटा के महाराव के द्वारा। ठीक है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है तो इनको ध्यान से देखिएगा थोड़ा। बांगड़ संघ बनाने का प्रस्ताव रखा गया था। बांगड़ संघ बनाने का प्रस्ताव किसके द्वारा रखा गया था। बांगड़ संघ बनाने का प्रस्ताव, तो मित्रों बांगड़ संघ बनाने का जो प्रस्ताव है वो रखा गया था डूंगरपुर के महारावल के द्वारा, डूंगरपुर के महारावल के द्वारा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान का एकीकरण कुल कितने चरणों में होता है। तो मित्रों आप सभी को पता है राजस्थान का एकीकरण कुल 7 चरणों में हुआ था। ठीक है ना, तो डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। राजस्थान के एकीकरण के समय राजस्थान में 19 रियासतें, एक शिप था और कितने ठिकाने थे। कितने ठिकाने थे राजस्थान के एकीकरण के समय मित्रों। तो राजस्थान के एकीकरण के समय कुल 3 ठिकाने हुआ करते थे। ठीक है ना, 3 ठिकाने थे राजस्थान के एकीकरण के समय। ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के ठिकानों में राजस्थान के एकीकरण के समय 3 ठिकानों में से कौन सा ठिकाना नहीं था। देखिए ठिकाने कौन कौन से थे, नीमराणा, कुशलगढ़, लावा, निमुसना। तो इनमें से कौन सा ठिकाना है वो राजस्थान के एकीकरण के समय नहीं था। निमुसना कोई ठिकाना नहीं था, ये 3 ठिकाने थे। ठीक है ना मित्रों। अगला क्वेश्चन है सबसे पहले शरण का नाम किसके सुझाव पर मत्स्य संघ रखा गया। सबसे पहले शरण का जो नाम है किन जो अपन कहते हैं अलवर, भरतपुर और करौली, धौलपुर, ये तीनों थे। चारों जो जिले मिलाकर बना था मत्स्य संघ। किनके सुझाव पर इनका नाम मत्स्य संघ रखा गया। तो किनके सुझाव पर था मित्रों, के एम मुंशी के सुझाव पर। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के एकीकरण में महाराज प्रमुख का नाम नया पद किस शरण में सर्जित किया गया। महाराज प्रमुख के नाम से किस शरण में ये जो है पद सर्जित किया गया था। पहले शरण में, दूसरे शरण में, तीसरे में या फिर चौथे में। तो मित्रों ये किया गया था चौथे शरण के अंदर महाराज प्रमुख का जो पद है वो। ठीक है, इनको याद रखिएगा। राजस्थान में एकीकरण के समय कौन सा प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश था। देखिए राजस्थान में मात्र एक ही केंद्र शासित प्रदेश था, उसका नाम था अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र। अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है क्षेत्रफल में राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी। क्षेत्रफल में राजस्थान की जो सबसे बड़ी रियासत है वो कौन सी थी मित्रों, तो वो थी जोधपुर रियासत। सबसे बड़ी रियासत थी क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन है राजस्थान की सबसे छोटी रियासत कौन सी थी। राजस्थान की सबसे छोटी रियासत, तो सबसे छोटी रियासत थी मित्रों
सबसे छोटी रियासत का नाम था, उसका नाम था शाहपुरा रियासत, शाहपुरा रियासत। ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की सबसे पुरानी रियासत कौन सी थी? राजस्थान की सबसे पुरानी रियासत, तो पुरानी रियासत मेवाड़ रियासत थी, सबसे पुरानी रियासत मेवाड़ रियासत। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की सबसे नई रियासत कौन सी थी मित्रों? राजस्थान की सबसे नई रियासत की बात करें तो कौन सी रियासत सबसे नई थी? शाहपुरा नहीं, बूंदी, कोटा नहीं, सबसे नई रियासत थी झालावाड़ रियासत सबसे नई रियासत थी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असुमेलित कौन सा है? असुमेलित कौन सा है? देखिए मित्रों, असुमेलित बताना है इसमें अपने को। देखिए, मत्स्य संघ 18 मार्च 1948, पूर्वी राजस्थान जो है 25 मार्च 1948, और जो है संयुक्त राजस्थान मित्रों 25 अप्रैल 1948 है। ये गलत हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। वृत्त राजस्थान 30 मार्च 1949, बिल्कुल ये बात सही है। ठीक है ना। चलिए अगले